आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इस क्लास में स्वागत है। आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और चलिए बायोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं सारे चीजों के बारे में। आप लोगों का नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर चल रहा था, सटा दीजिए उसको। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर चल रहा था और उसी में हम लोगों को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके अब हम लोगों को सीखना है ना। हार्मोन बाकी रह गया था। स्पाइनल कोड तो आप लोग पढ़ ही लिए थे। स्पाइनल कोड क्या कर लिए थे आप लोग? पढ़ लिए थे, है कि नहीं? और स्पाइनल कोड में हमने बताया था कि मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है उसी से जुड़ा हुआ रहता है आपका क्या चीज, है ना, स्पाइनल कोड। इसे बताए थे कि नहीं बताए थे? और है ना, ये सारा चीज बता देते कि कैसे कैसे रहता है ना। 45 सेंटीमीटर के आसपास में जो है सो उसकी लंबाई है। स्पाइनल कोड की आपकी लंबाई मानी जाती है, उसकी लेंथ है। और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि सारे चीजों को हम लोग देखेंगे, है ना। वो फोरमेन मैग्नम होता है पस मस्तिष्क में खाली जगह जो ब्लॉक होल है जिसको हम लोग कहते हैं फोरमेन मैग्नम, और उसी में जाकर के स्पाइनल कोड क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। और करीब करीब माने 31 जोड़ा, है ना, करीब करीब उसमें जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, है ना, सब जगह संवेदना को इकट्ठा करके स्पाइनल कोड को मिलता है और स्पाइनल कोड जाकर के उसको ब्रेन में डाल देता है। ये सब बातें तो पढ़ लिए थे आप लोग। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड मीन्स क्या होता है? ग्रंथि। ग्लैंड मीन्स क्या होता है? ग्रंथि। ग्लैंड मीन्स क्या होता है मेरे भाई? ग्रंथि। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग ग्रंथि के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आप भी समझने का प्रयास कीजिए बढ़िया से। देखिए ध्यान से, तो चलिए हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं ग्लैंड। ग्लैंड मीन्स होता है ग्रंथि। देखिए, हार्मोन इसी ग्रंथि में पाया जाता है। ग्रंथि माने एकदम झोला, थैला। आ गया समझ में? थैला बोलिए, झोला बोलिए, जो भी बोलना है सो बोलिए। और उसी में पाया जाता है आपका हार्मोन और ओहिजे से स्रावित होता है आपके शरीर के हर पार्ट में, जिसका जहां जरूरत होता है। तो सर ग्लैंड ग्रंथि जो है यह होता कितना प्रकार का है? तो भाई बाबू रे समझ लीजिए, यह 3 प्रकार का होता है ग्रंथि। समझे कि नहीं? ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसको 3 भागों में हम विभाजित करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक को कहते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। क्या कहते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। याद रखिएगा, बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड आ गया समझ में? बहिर्स्रावी ग्रंथि। दूसरा जो ग्रंथि होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि को हम लोग कहते हैं, चूंकि अंतःस्रावी है तो इसको कहेंगे इंडोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड आ गया समझ में? और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। एक क्या होता है? मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। क्या इसका नाम है? मिश्रित ग्रंथि। कोई दिक्कत है? दिक्कत? मिश्रित ग्रंथि आ गया। अब यहाँ पे समझिएगा, बहिर्स्रावी के मतलब क्या? यह शरीर के बाहर बाहर, तो बाहर बाहर कने थैला टांगल है आपका, कहीं है ऊपर से नीचे तक? तो बहिर्स्रावी के मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बहिर्स्रावी ग्रंथि माने बाहर वाला ग्रंथि कहीं होगा। समझे कि नहीं? आप इस चीज को ऐसे समझिए कि देखिए, बहिर्स्रावी ग्रंथि में, याद रखिएगा, बहिर्स्रावी ग्रंथि में एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। जितने भी तरह के एंजाइम होते हैं वो सब बहिर्स्रावी ग्रंथि में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? बहिर्स्रावी ग्रंथि। और जितने भी तरह के आपके बॉडी में हार्मोन होते हैं वो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। बात समझ में आ रही है? आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम, जो आपके भोजन का पाचन क्रिया माने भोजन पचाते भी हैं, या बहुत से ऐसे एंजाइम है जिसकी वजह से, जैसे आपके आंख से आंसू का निकलना,
पसीना का बाहर निकलना, यहाँ से आपका जो है से इस ग्रंथि से, तलीय ग्रंथि से जो है ना चपचपा पदार्थ बाहर निकलना, आंख में कीची जिसको हम लोग कहते हैं कीचड़, उसका बाहर निकलना, ये सब इससे स्रावित होते हैं। क्लियर हो गया? और जितने भी आपके शरीर में हार्मोन है, ये सब हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहेंगे? जिससे एंजाइम भी बाहर निकले और हार्मोन भी बाहर निकले। आ गया समझ में? ऐसा ग्रंथि जिससे एंजाइम भी बाहर निकले और हार्मोन भी बाहर निकले। आ गया कि नहीं समझ में? आ गया। अब यहां से इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। तो एंजाइम और हार्मोन सर निकालने वाला भी कोई ग्रंथि है? तो हाँ है। आप पाचन क्रिया में पेनक्रियाज नहीं पढ़े थे? अरे पेनक्रियाज का नाम सुने थे ना? पेनक्रियाज जो आपके बाएं साइड में, ठीक आपके छोटी आंत के बगल में पेट से नीचे रहता है आपका पेनक्रियाज, ये तो पढ़ाया गया था। और उस पेनक्रियाज में से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, लैट, LAT निकलते हैं कि नहीं है? आपको पता था कि नहीं पता था? तो 3 तरह के जो एंजाइम निकलते हैं, तो उसमें हम पढ़ाए थे, जिसमें एक का नाम था L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। और ये तीनों मिलकर के आपके शरीर में जो आपने जो भोजन किया था, तो कोई कार्बोहाइड्रेट को, कोई वसा को और कोई प्रोटीन को पचा रहा था। तो LAT क्या हो गया? एंजाइम हो गया जो पाचन क्रिया में भाग लिया। और उसी पेनक्रियाज से एक हार्मोन बाहर निकलता है, इंसुलिन। क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से ही आपको शुगर की बीमारी होती है। पढ़ाए हैं? पाचन क्रिया में पढ़ाए होंगे हम लोग। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? तो अब देखिए, तो यहां से एंजाइम के रूप में इसका मेन सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? पेनक्रियाज। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से क्या निकलता है एंजाइम के तौर पर? LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और हार्मोन के तौर पर क्या निकलता है? इंसुलिन। तो अब देखिए, तो पेनक्रियाज एक ऐसा ग्रंथि है जिससे एंजाइम भी बाहर निकल रहे हैं और हार्मोन भी बाहर निकल रहे हैं। तो क्या इसको हम मिश्रित ग्रंथि कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी? आ रहा है समझ में? अब चलिए, लेकिन जो बहिर्स्रावी ग्रंथि होते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर निकलते हैं? एंजाइम। ठीक है ना? और अंतःस्रावी जो ग्रंथि होते हैं, उससे क्या बाहर निकलते हैं? हार्मोन। तो हमको इस चैप्टर में किसके बारे में अध्ययन करना है? हार्मोन। यानी कि हम किसका अध्ययन करेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि का। तो सर इसको नहीं पढ़ाइएगा? एक बार पहले पढ़ा दिए हैं, फिर पढ़ा देंगे आपको। इसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है ना? तो सारा इसको भी बारी बारी से पढ़ा देंगे, ठीक है कि नहीं? जैसा आप देखिए, बहिर्स्रावी ग्रंथि को समझने का प्रयास कीजिए। इसको बहिर्स्रावी क्यों कहा गया? तो आप समझ लीजिए, आपसे कोई भी पूछेगा कि एंजाइम किस ग्रंथि से बाहर निकलते हैं, तो एंजाइम हमारे शरीर में ग्रंथि माने बना हुआ है, उसमें से उस प्रकार का एंजाइम बाहर निकलेगा जो उसके लिए उत्तरदायी होगा। हमारे शरीर में ऑलरेडी ग्रंथि है और उसमें हार्मोन भरे हुए हैं, जिसकी जरूरत जब होगी वह हार्मोन स्रावित होगा और आपके शरीर के विकास में मदद करेगा। क्लियर हो गए? सीधा बढ़ जाइए पहले बढ़िया से। तो अब समझिए, इसको बहिर्स्रावी क्यों कहा गया? तो देखिए, इसको बहिर्स्रावी इसलिए कहा गया कि बाबू रे, इस एंजाइम को बाहर निकलने के लिए आपके शरीर में नली बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नली बनाया गया है, एक डक्ट बनाया गया है, और उसी से वह एंजाइम बाहर निकलता है। समझे कि नहीं? और उसमें ब्लड मिला हुआ नहीं रहता है। समझ में आ गई बात? यानी कि बहिर्स्रावी ग्रंथि जो होता है, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि से पहला बात मानिए कि आपको एंजाइम बाहर निकलेगा, और यह एंजाइम को बाहर निकालने के लिए व्यवस्था है आपके शरीर में नली की। क्या चीज की व्यवस्था है? नली की। शरीर में नली बना हुआ है और उस नली के माध्यम से आपका एंजाइम बाहर निकलता है। क्या यह ब्लड से टच होता है? नहीं, यह ब्लड से इसको कोई लेना देना नहीं है। ब्लड इससे टच नहीं करता है। जैसे आंसू निकलता है आपका, तो क्या हरा हरा ब्लड निकलता है? आंसू के रूप में ब्लड निकाल रहे हैं?
मैंने खून के आंसू का बहा रहे हैं नहीं ना, आपका पसीना निकलता है तो खून निकलता है वो। इसका मतलब क्या है, जो आंसू निकल रहा है या जो आपका पसीना निकल रहा है या आपका तैलीय ग्रंथि निकल माने तैलीय ग्रंथि से जो ये निकल रहा है, चपचपा पदार्थ निकल रहा है, या कान में से जो मोम निकल रहा है, नाक में से जो नकटी निकल रहा है, तो ये सब क्या है, इसमें से ब्लड बाहर निकल रहा है। तो ये सब जो निर्माण हो रहे हैं, ये सब किसका देन है, एंजाइम का ही देन है। पाचन में जितना भी आप भोजन करते हैं, उल्टी करते हैं, तो ब्लड बाहर निकल जाता है, नहीं ना। तो यानी कि जितने भी एंजाइम होते हैं वह ब्लड से टच नहीं होते, ब्लड से टच नहीं होते हैं, इसीलिए जब इन सब बाहर निकलते हैं तो शरीर से ब्लड बाहर नहीं निकलता है। इस सब के निकलने के लिए अलग से एक प्रकार की नली की व्यवस्था की गई है। समझ में आ गया। अब चलिए हार्मोन को देख लीजिए। हार्मोन जो होता है, यह नली इसमें नहीं रहता, इसको निकलने के लिए कोई अलग से नली की व्यवस्था नहीं है। तो अगर नली की व्यवस्था नहीं है तो भैया ये निकलेगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे, तो यह ब्लड के माध्यम से जाएगा। कैसे जाएगा, ब्लड। तो यानी कि हार्मोन का स्राव कैसे होता है, ब्लड से। यानी कि क्या यह ब्लड से टच करता है, तो भैया ब्लड से एकदम 100% टच करता है। समझ में आ गई बात है। यह ब्लड के टच में रहता है, ब्लड से ही यह प्रवाहित होता है। क्लियर हो गए। और ये ब्लड से एंजाइम ब्लड से टच नहीं होते। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंजाइम किस ग्रंथि से बाहर निकलते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा। ना सुनाई दे रहा है, जोर से बोलिए। हार्मोन कैसे बाहर निकलता है, एक ऐसा ग्रंथि का नाम बताइए जिसे एंजाइम और हार्मोन दोनों बाहर निकलते हैं, और उसका उदाहरण दीजिए। पेनक्रियाज, क्या नाम है उसका, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्न्यास। क्या कहते हैं, अग्न्यास। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, हार्मोन। तो हम लोग बहिर्स्रावी की बात करें कि अंतःस्रावी की बात करेंगे, हम लोग अंतःस्रावी की ना बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोगों को जब हार्मोन पढ़ना है तो बारी बारी से हार्मोन पढ़ लेते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले जब हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप पहले ग्रंथि का नाम जानिए, और उस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बाहर निकलता है इसको समझिए, तब आपकी पढ़ाई बढ़िया से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब हम इस चैप्टर के बाद अलग से इसको पढ़ाएंगे तो पहले ग्रंथि का नाम बताएंगे, और ग्रंथि में से कौन सा एंजाइम बाहर निकलता है उसको एक साथ से पढ़ा देंगे। ऐसा हम पाचन क्रिया में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से एक जगह उसको पढ़ा सकते हैं इस चैप्टर के बाद। अभी हमको पढ़ना है क्या चीज, हार्मोन। ध्यान में है सबों को। सीधा बैठो ना, सीधा बैठ जाओ। तो चलिए अब हम लोग हार्मोन की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। देखिए, हार्मोन हमने अभी कहा कि इसके लिए ग्रंथि है। कोई भी हार्मोन निकलेगा तो कोई ना कोई ग्रंथि से ही निकलेगा। जैसे आपसे हम कहें कि साइंस का बुक निकालिएगा, तो यह बुक कहाँ से निकालिएगा, आप अपने बैग से निकालिएगा, निकालिएगा। तो बैग क्या हो गया, जो सभी को रखता है साथ में, लेकिन उसमें से जिसकी जरूरत होती है उसको उससे बाहर निकालना है। मैथ बोलेगा तो मैथ बाहर निकालिएगा, कहाँ से निकाल रहे हैं, झोला में से। ग्रंथि के झोला कहते हैं, याद रखिएगा। ग्रंथि माने झोला, और उसमें से जो चीज निकलेगा हार्मोन, वह हार्मोन होगा। आ गया समझ में। आप ग्रंथि का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ग्रंथि माने कोई चीज है, बस ग्रंथि माने ग्रंथे है, ये माने झोला है, ठीक है। तो शरीर तो बड़का बड़का होगा, न रे पगला, बड़का बड़का रहेगा तो शरीर में खाली ग्रंथि भरा रहेगा, तो आपका बॉडी कहाँ जाएगा, बहुत छोटा छोटा होता है। चलिए अब आप लोग बात करते हैं आगे। यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए अब हार्मोन की चर्चा करें, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि की चर्चा करें। क्या अंतःस्रावी ग्रंथि ब्लड से टच होता है, एंजाइम वाला ग्रंथि ब्लड से टच रहता है। अब क्लियर हो गया ना, ठीक है। एक तो तू ऐसी छोटा है, दूसरे में आओ ऐसे बैठ गया, थोड़ा टाइट बैठो, यस। अब बहुत बढ़िया से समझिएगा पूरा अंतःस्रावी ग्रंथि। तैयार हैं आप लोग, तो तैयार है तो हम भी तैयार हैं। फरिया ये लेते हैं आज, है ना। अब हार्मोन पढ़िए। तो कोई आपसे हार्मोन की चर्चा करेगा तो हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से।
अंतःस्रावी ग्रंथि से। समझे कि नहीं समझे? यह ब्लड से टच होता है, यह ब्लड से टच होता है, यह ब्लड से टच में रहता है, क्योंकि ब्लड ही इसका आवागमन करता है। ठीक है, अब आप समझिए, शरीर आपका यही है, पूरा बॉडी यही है। तो सबसे पहले ग्रंथि जान लीजिए कि कहाँ कहाँ ग्रंथि होगा जिससे हार्मोन की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले आप चलिए ये ब्रेन में, पहले आपका क्या मिलेगा? ब्रेन। पहले आपका ये सब क्या है, यहां तक में देखिए, गर्दन से पहले ये सब में आपका जो है 3 तरह के ग्रंथि पाए जाते हैं। कितना तरह के ग्रंथि? 3 तरह के ग्रंथि। क्लियर हो गया? ब्रेन में ही आपको मिल जाएंगे 3 ग्रंथि। ब्रेन में कितना मिल जाएगा? 3 ग्रंथि। समझ में आ गया बात है? सब बोल ही नहीं रहा जोर से, समझ में आ गया बात है? हमसे लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, हम ही ऊर्जा में रहते हैं, अब आप लोग पढ़ रहे हैं इतना बढ़िया से, एकदम लगता है कि सुस्ती मारे हुए है। जो सुस्त है से बाहर निकल जाओ, जो सुस्त है, जो अपने आप को कमजोर समझ रहा है बाहर जाइए। कमजोरों का क्लास, गधों का क्लास अलग से करेंगे, ठीक है ना? बेवकूफों का क्लास उसको और तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, और जो तेज है वही इसमें बैठेगा। जैसे लग रहा है कि क्या बीमारी हो रही है, आंख चढ़ल चढ़ल नजर आ रहा है इसका। पूरा बढ़िया से आंख खोलो ना, बढ़िया से। हाँ, समझे? नसियाल है ऐसे कह, बढ़िया से एकदम रहिए टाइट होकर के। चलिए ध्यान से समझिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए बढ़िया से। आपके ब्रेन में 3 तरह के ग्रंथि पाए जाते हैं। कितने तरह के ग्रंथि पाए जाते हैं? 3 तरह के। देखिए, 3 तरह के ग्रंथि में आप इस बात को समझ लीजिए कि सबसे पहला जो ग्रंथि है, जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं, हाइपोथैलेमस। पढ़ाए हैं ना? यही नियंत्रण और समन्वय में जब हम ब्रेन पर चर्चा कर रहे थे स्पाइनल कोड से पहले, तो ब्रेन में हम बताए थे कि ब्रेन का अग्र मस्तिष्क होता है, और वह उसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अरे पगला, हाइपोथैलेमस क्या है? वह एक ग्रंथि है ब्रेन का। वह क्या है? ग्रंथि है। तो सबसे पहला ग्रंथि आप लोगों ने क्या समझा? हाइपोथैलेमस। आ गया समझ में? हाइपोथैलेमस। तो सर पहले हमको ब्रेन में कितना कितना ग्रंथि है पहले उसको बता दीजिए। तो इसमें हमने कहा कि 3 ग्रंथि है। सबसे पहला ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस, और दूसरा ग्रंथि का नाम है पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ रहेगा? तो ये जो 2 भाव देख रहे हैं ना, इस भाव के ठीक बीचे बीच शंकर भगवान के तीसरा नेत्र देखे हैं ना, तीसरा नेत्र। तो जहां पे तीसरा, जोर से बोलना तो भगा देंगे, तीसरा जो नेत्र है, जहां तीसरा नेत्र है वहीं पर ड्रिल मशीन लेकर के आना। ड्रिल मशीन समझते हैं, जिसे दीवार में छेद किया जाता है? आओ तुमको निकाल के दिखाएंगे। ड्रिल मशीन है मेरे पास, जिनको चेक कराना है आ सकते हैं। उसमें अतना 1 इंची हुरेंगे, उसमें 1 इंच जैसे ही हुरेंगे तो उसमें से काला टाइप का एक पदार्थ निकलेगा, छोटे चाके सरसों के दाना के जैसा। वही आपका क्या है? पिनियल ग्लैंड है। आ गया समझ में? और उसी में से हार्मोन बाहर निकलेगा। उसी में से क्या बाहर निकलेगा? हार्मोन। समझे कि नहीं? तो ये 2 आप लोग जान गए, एगो हाइपोथैलेमस, एगो पिनियल, एक ठो होता है इस मस्तिष्क में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसी को कहते हैं। इस सभी ग्रंथियों का, इस सभी ग्रंथि जितने भी आपके शरीर में ग्रंथि हैं, माने जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, उसमें ये सबका जो है से बाप है ये पीयूष ग्रंथि। क्या है ये? पीयूष ग्रंथि। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो सबसे आपने ब्रेन के अंदर में, यानी कि नेक से ऊपर, इस गर्दन से ऊपर, आपने कितना बात को समझा? 3 बात को। कौन कौन सा ग्रंथि समझा? तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिनियल और पीयूष। तो 2 ग्रंथि अभी पढ़ा दे रहे हैं। अब पीयूष ग्रंथिया के अंतिम में पढ़ा देंगे, क्योंकि उसमें ढेर सारा चीज है। समझे कि नहीं? तो पहले जो छोटा छोटा चीज है उसको पहले निकाल लेते हैं। तो ब्रेन के, यानी कि आप ऐसा ध्यान में रखिएगा, यानी कि गर्दन से ऊपर जो है कितने ग्रंथि? 3। जोर से बोलिए, कितने ग्रंथि? 3। पहला
दूसरा, तीसरा पीयूष ग्रंथि, उसी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं? मास्टर। मास्टर इसीलिए कहा गया कि सब कंट्रोल उसी के हाथ में रहता है। याद समझ में आ जाएगा आपको। सारा का सारा कंट्रोल पीयूष ग्रंथि के ही पास है। ई तो खैर लकड़दादा है, हाइपोथैलेमस। ई जहां गड़बड़ाया तो आप पूछो नहीं कर सकते, तो पढ़ेबे किए हैं आप लोगों को। तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, पहले इसका चर्चा कर ले। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि में से जो हार्मोन बाहर निकलता है मेरे भाई, उस हार्मोन का नाम है नर्वस हार्मोन। कौन सा हार्मोन? नर्वस हार्मोन। कौन सा हार्मोन? नर्वस हार्मोन। आ गया समझ में? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जिसमें से नर्वस हार्मोन नामक हार्मोन बाहर निकलता है, और यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। याद रखिएगा, यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है? स्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। आपको हम पढ़ाए थे कि बाबू रे, आपके शरीर में, आपके ब्रेन में किसी के प्रति प्रेम की जो भावना प्रकट होती है, किसी के प्रति घृणा की भावना प्रकट होती है, गुस्सा हो जाते हैं, है ना, अंदर का दर्द होता है ना, वो सब कहां से उत्पन्न होता है? यही हाइपोथैलेमस में से। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? हाइपोथैलेमस बच्चों का बहुत ज्यादा विकसित नहीं होना चाहिए। होना चाहिए? नहीं तो भैया प्रेम हो गया किसी को किसी से तो दिल लगेगा नहीं। फोन से बतियाते चलिएगा, इधर से उधर दौड़ते चलिएगा, एकांत में रहिएगा, है कि नहीं? कान में लगा लीजिएगा, है कि नहीं? देखिए ये क्या नाम है इसका? ब्लूटूथ। आप ब्लूटूथ लगा करके इसको अंदर कर, इसको अंदर कर, देखिएगा सब क्या रे, है कि नहीं? है कि नहीं? हाइपोथैलेमस मैंने आपको बता रहे हैं कि रहेगा तो एकदम कान में लगा लीजिएगा, ऐसा लगेगा कि किसी को पता नहीं चल रहा है, अब बतिया रहे हैं। खाई है ना, बन गया। हम तो जब तक तुमको देखेंगे नहीं तब तक जो है से हम खाएंगे नहीं, है ना। पीला पहन के आना दुर्गा मंदिर के ऊपरे। अच्छा, आओ बोल दो, आओ सब बोल दो। हाँ हाँ आना ना, उधर आना, हम मिलेंगे। हम हरियर शर्ट पहन ले रहेंगे, मोटरसाइकिल स्प्लेंडर पर बैठा हुआ रहेंगे। अब जब किसी को प्रेम की बीमारी लग जाएगी, दूसरा कोई काम करने में मन लगता है? न भूख लगता है, न प्यास लगता है। प्रेम कने से प्रकट होता है? हाइपोथैलेमस से। किससे प्रकट होता है? हाइपो। आगे समझ में? खराब चीज है ना ये? इसका विकास बच्चों के लिए अच्छा है? जब ये करेगा ना, आपका सब कामों में छोड़वा देगा। ये कोई काम की चीज नहीं है, बहुत खराब चीज है। एकाएक किसी के प्रति गुस्सा हो जाएगा, नफरत की भावना हो जाएगी, नफरत हो जाएगा आपको शरीर में, आप कोई काम के लायक नहीं रहेगा। जिसका हाइपोथैलेमस बढ़ गया है उसका पूरा का पूरा ब्रेन चौपट। और ये बढ़ता कैसे है? सल्फोनिक एसिड से। और सल्फोनिक एसिड पाया किस में जाता है? मुर्गा, मांस, मछली, है ना, लहसुन, प्याज आदि, ओल, है ना, यही सब में से क्या प्राप्त होगा? सल्फोनिक एसिड। ये पूरा खाता है लोग, विद्यार्थी तो आओ खाता है, हुमच हुमच के गोटे गोटे निकल जाता है सर। पूरा लहसुनिया खड़े खड़े खा जाता है सर। जितना हम मना कर रहे हैं उतना ही खाता है कि ना, है कि नहीं? और पता नहीं क्या क्या सीख जाता है। हम स्मार्ट कैसे है? जब तक हमको एगो दूगो चार गो नहीं रहेगा, हम जब तक कृष्ण नहीं बनेंगे तब तक कैसे हो जाएगा? नहीं भैया, है कि नहीं? आ रहा है समझे? तो याद रखिएगा, राधा से प्रेम किए तो श्याम बन गए। राधा से प्रेम किए तो श्याम बन गए। सीता से प्रेम किए तो शख्स राम बन गए। याद रखिएगा, राधा से प्रेम हुआ तो कृष्ण श्याम बन गए, समझे कि नहीं? और सीता से प्रेम हुआ तो वह पुरुष राम बन गए। अनेकों से प्रेम हुआ तो आसाराम बन गए। अनेकों से प्रेम हुआ तो क्या बन गए? आसाराम। हनीप्रीत से प्रेम हुआ, आसाराम हो गए।
अब समझ गया ना। तो इस हाइपोथैलेमस भैया जागृत आपका नहीं होना। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हाइपोथैलेमस ज्यादा जागृत नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपको लहसुन प्याज खाने के लिए मना किया जाता है तो वह मांस नहीं है, वह मांस मछली नहीं है, वह क्या है, ताकि आपके शरीर के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वह जागृत न हो और आप जो है पढ़ाई से भटक जाए, आप अपने मंजिल से भटक जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कहा जाता है कि विद्यार्थियों को बहुत सदा भोजन करना चाहिए, एकदम साधारण भोजन करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज वाला भोजन करना चाहिए, है ना। मांस मछली मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसको करने से, है ना, आपके शरीर में हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है ब्रेन का, जिसकी वजह से आप बिगड़ जाते हैं। इसीलिए देखिएगा नवरात्र के दिन में आपके घरों में लहसुन प्याज बंद हो जाता है कि आपका दिमाग विचलित नहीं हो, आप इधर उधर की बात नहीं सोचे, सिर्फ एकदम देवी माँ को ही याद करे, है ना, नौ रूपों का अध्ययन करे। पूजा पाठ में इसलिए उसको बंद कर दिया जाता है। तब पूजा पाठ में एकाएक बंद करने से काम नहीं चलेगा। अगर वास्तव में आपको शांति चाहिए तो जिंदगी भर के लिए आपको लहसुन प्याज बंद करना पड़ेगा, मदिरा मांस बंद करना पड़ेगा, मुर्गा मछली बंद करना पड़ेगा। ये तो होना संभव है नहीं। तो चलिए, हमको पढ़ाना काम था, समझाना काम था, हमने कर दिया। आपका जो बुझाए वही काम कीजिए। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप समझिए, है कि नहीं। तो हाइपोथैलेमस समझ में आ गया। हाइपोथैलेमस बढ़ेगा, पूरा ब्रेन चौपट आपका, आपका पूरा अंतःस्रावी ग्रंथि, इसीलिए कहे कि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा शरीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्लियर हो गया। अब दूसरा, पीनियल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड तीसरी आंख भगवान शंकर जी का। समझ में आ रहा है बात? सब समझ में आ गया है। दो आंखों के बीच में कहां पाया जाता है ये? दो आंखों के बीच में। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? दो आंखों के बीच में पाया जाता है। हमको कैसे देखेंगे सर? तो हम तो बताइए दिए कि कैसे देखना। जिसको दिखवाना है आ जाओ इधर, उसको हम दिखवाइए देते हैं। आज ही हम भगवान से भेंट करवा देते हैं तुरंत, है कि नहीं। तो इसलिए ना ढेर आदमी रगड़वा देता है माथा भगवान से भेंट करे के नाम पर, है कि नहीं। तो याद रखिएगा। अब इसे देखिए, इससे दो तरह के हार्मोन निकलते हैं। इस पिनियल ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन बाहर निकलते हैं। पिनियल ग्लैंड से कितने तरह के हार्मोन बाहर निकलते हैं? दो। बोल ही नहीं पा रहा है। कितने तरह के हार्मोन? कौन कौन? इस पिनियल ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन जो बाहर निकलते हैं, एक को कहते हैं मेलाटोनिन। क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। और दूसरा जो हार्मोन है, उस हार्मोन को हम लोग कहते हैं सेरोटोनिन। क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन। सेरोटोनिन। तो आपसे कोई पूछेगा कि पिनियल ग्लैंड से कितना हार्मोन बाहर निकलता है? दो। कौन कौन? मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। क्लियर हो गया? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। सर मेलाटोनिन हमारे शरीर में क्या करता है? तो देखिए, आपके शरीर में देखिए, ये जो है एक तरह से अगर पिनियल ग्लैंड की बात करें तो यह, इसको हम लोग बायोलॉजिकल ग्रंथि भी कहते हैं। यह एक तरह से बायोलॉजिकल ग्रंथि है। ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो है, मेलाटोनिन क्या करता है कि जब शाम का समय होगा तो आपका स्किन अभी कुछ शाम में थोड़ा कालापन हो जाएगा, यानी कि धूप लगने पर आपके त्वचा के कलर में रंग का परिवर्तन करता है। अगर रोशनी मिलेगी तो इसको क्या बना देगा? सफेद। आप देखते हैं रात में शादियां ज्यादा क्यों होते हैं? रात में शादी क्यों ज्यादा होती है? तो चूंकि रात में शादी इसलिए ज्यादा होती है, लाइट बहुत तरह का लगाया जाता है ना। बहुत इतना लाइट लगा करके शादी की जाती है। इतिहास पढ़ाए थे तो बताए थे कि क्यों शादी रात में ही किया जाता था। पहले जो औरंगजेब के समय में, औरंगजेब सबको धमकाता था, है ना, उसको लगता था कि कहीं शादी विवाह हो रहा है, तो लोग रात में चुप्पे चुप्पे करते थे। समझे कि नहीं, कि यहाँ कोई देखेगा नहीं रात में, और उसके डर से लोग करते थे। इतिहास में बताते। अब बायोलॉजी में पढ़ा रहे तो बायोलॉजिकल बात बताते हैं। रात में शादी क्यों? तो लाइट खूब मिले। क्या मिले? लाइट खूब मिले। और लाइट मिलेगा ना तो आपका करियो गोर नजर आएगा। करिको आदमी कैसा नजर आएगा? गोर नजर आएगा। लाइटवा में फोटोया बढ़िया खिंचाता है, पूरा बढ़िया एकदम HD क्वालिटी में खिंचाता है, एकदम
जितना भयंकर भयंकर फोटो देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अभी तो नया नया डीएसएलआर कैमरा सब लेके आ रहा है और सब खींच रहा है, मैंने करियों को गोर बना देता है। तो भैया रंग का परिवर्तन लाइट की वजह से आपके शरीर में जो होता है, आपके स्किन का जो होता है ना, शाम के समय में काला हो जाएगा, लाइट के समय में उजलापन टाइप के नजर आएगा। तो यह किसकी वजह से होता है? मेलाटोनिन की वजह से। किसकी वजह से? आगे समझ में, मेलाटोनिन। रंग कालापन इसी की वजह से आता है शाम के समय में, ठीक है। और अब हम लोग जरा बात कर लें सेरोटोनिन की। तो सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन नामक जो हार्मोन है, देखिएगा कि अगर सेरोटोनिन आपके शरीर में जागृत है तो नींद खूब आएगा। आप जो सोते हैं तो आप देखते हैं, सोते हैं जैसे ही रात में बल्ब बुझा करके, बल्ब बुझा करके सोते हैं कि बल्ब पूरा चालू करके सो जाते हैं? बल्ब बुझा देते हैं और सो जाते हैं, मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। ये लगभग 99% बच्चों की अब आदत हो गई है, सारे लोगों की आदत हो गई है ना। हम लोग धीरे धीरे करके क्या कर जाते हैं? सो जाते हैं। तो आपको जो नींद आता है बहुत बढ़िया से, वह नींद कौन लाता है? सेरोटोनिन। आगे समझ में, कौन लाता है? सेरोटोनिन की ही वजह से आपको नींद आता है। याद रखिएगा, सेरोटोनिन की कमी हो जाएगी तो आपको नींद नहीं आएगा, फिर नींद की दवा खानी पड़ेगी। तो नींद की दवा खाते हैं तो काहे नींद आ जाता है? वह सेरोटोनिन के जो पिनियल ग्लैंड होता है उसी को हुरता है जाकर के दवैया, और वहां से सेरोटोनिन को बाहर निकलवाता है, ठीक है ना। तो आप जैसे ही नींद की गोली खाइएगा तब सुतिएगा, लेकिन हम लोग को नींद की गोली खाना की जरूरत है? पिनियल ग्लैंड तो इतना हचहचा के एकदम जागृत होल है ना। हचहचाना समझते हैं ना, मैंने बहुत भयंकर, बिना कहले सूझ जाते हैं। खाली एक बार लाइन करिए कि बाबू होमवर्क बनाया, बस नींद तो ऐसा आएगा ना कस के, उसके बाद सोचना नहीं है कि नहीं। नींद तो इतना आता है कि सुबह में उठने का मन नहीं करता है ना। तो याद रखिएगा, यानी कि आपका सेरोटोनिन सही है। आपका सेरोटोनिन क्या है? सही है। बच्चा में सेरोटोनिन एकदम हुमच के रहता है, याद रखिएगा। देखते हैं बचपन तुरंत ओले 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 बाबू बाबू, तो है ना। कैसे हम लोग कहते हैं, पुआ पकावे गुड़ के, है ना, अपने खाए थाली में, है ना, मुन्ना को दे प्याली में, मुन्ना गया रूस, प्याली गया फूट, है ना। इस तरह से उतना ही दुए लाइन कहते कहते क्या हो जाता है? बच्चा सो जाता है। यानी कि उसमें सेरोटोनिन की मात्रा काफी पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा हर आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा है में ना उस सो जाता है सेरोटोनिन से। बुढ़वन के देखते हैं 3 बजे भोरवा से जगले रहेगा सर, समझे कि नहीं? है कि नहीं? बुढ़वन के देखे कि नहीं देखे हैं? सम्मानित हैं आप लोग, बुरा नहीं मानिएगा। बच्चा को पढ़ाने के क्रम में भले कोई बात बोल दे तो उसको बुरा नहीं मानना है, लेकिन तैयो बोलेंगे। सम्मानित है, बहुत प्रणाम करते हैं, लेकिन बुढ़वन पर तो बोलबे न करेंगे। देखिए बुढ़ा लोग में क्या होता है ना, बुढ़ा लोग के घर में आप देखिएगा, भोर ही वही कहेगा हम तो 3 बजे से जग जाते हैं, कहता है कि नहीं कहता है? अब आपको उस समय इतना खराब लगता है ना कि हमारा नींद में नहीं टूटता है, 4 बजे भोरवा में, 5 बजे, बुढ़वा कैसे 3 बजे भोरवा से जगा हुआ रहता है? चिंता मत कीजिएगा, उसका पीनियल ग्लैंड खराब हो चुका है, बुढ़ारी में खराब हो जाता है, याद रखिएगा, समझे कि नहीं? बुढ़ारी में पिनियल ग्लैंड काम नहीं करता है, तो पिनियल ग्लैंड काम नहीं करेगा तो सेरोटोनिन बाहर निकलेगा ना। हम जो पूछ रहे हैं, जब आप समझिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, प्यार से समझिए। करा बुढ़वा हम 3 बजे जग जाते हैं, होती है बड़ा, नहा पी लेते हैं, मंदिर में जाकर पूजो कर लेते हैं। अरे बुढ़ा, तू बुढ़ा हो गया है। अब पहली पहचान बुढ़ा होने की 3 बजे भोरे में जिसका नींद टूटे उसका सेरोटोनिन खराब है, बुढ़ा गया। बुढ़ा में ही नहीं काम करता है जल्दी, याद रखिएगा। तो बुढ़वन के सेरोटोनिन फेल कर गया, सेरोटोनिन बाहर निकलिए नहीं रहा है हार्मोन, तो नींद पड़ेगा उसको? वो तो भकोल लिए ताकबे करेगा 3 बजे से। हम अभी जवान हैं, हम अभी लड़का हैं, तो हमरा में हुमच के ना सेरोटोनिन है, हम कैसे 4 बजे भोर में उठ जाएंगे? उठल पार लगेगा? ढेर कहेगा ये 4 बजे भोर में उठ करके पढ़ने से बहुत याद होता है। आज तक हम नहीं पढ़े तो हमारा याद नहीं है। आज तक हम पढ़े नहीं 4 बजे भोर में उठ करके, तो कोई है तो आओ फरियाओ, है कि नहीं? कमजोर है पढ़ने में? बोलिए,
आप लोग का भी दिमाग सठिया गया लगता है कि समझ में आ रही है बात। उधर से अगर हमको मिलेगा नहीं तब तक हम इधर से बोलेंगे भी नहीं। इसलिए आपको अगर पढ़ना है, मजा लेना है, तो आप लोग भी एक्टिव रहिए। जो एक्टिव नहीं उसको बाहर निकालिए, कान धर के बाहर निकालिए, समझे कि नहीं। चूंकि भर गया है बच्चा बहुत ज्यादा, और इसमें बाहर नहीं निकालिएगा तो सब आया हुआ है बकलोल टाइप का भी बच्चा इसमें बैठा हुआ है। तो 2-4 को, जो 10 को 20 को जो तेजवो है ना, तो उसको वो बकलोल बने ले है, समझे कि नहीं। तो बूढ़ा लोगों का सेरोटोनिन काम नहीं करता, आ गया समझ में। जिसकी वजह से वो क्या होता है, 4 बजे भोर में जग जाएगा। अब आपको कोसते रहेगा, है ना, उठ में नहीं करता है, संस्कार खराब कर ले। अरे तू कितना संस्कार 4 बजे भोर में जग के कर रहा, समझ जा रहे हैं, थोड़ा नींद पड़ रहा है तो सेरोटोनिन खराब है। तो आप बोलिएगा ना आप लोग, बड़ी मार मारेगा। जो पढ़ रहा है वो छोड़वा देगा सब, करने से पढ़ करके चल आया है, हमरा कह रहा है बौड़ाहा पागल सब। कहिएगा नहीं, समझिएगा अंदर अंदर, है कि नहीं। आप समझ में आ गया। तो बच्चों में सेरोटोनिन की ही वजह से आपको क्या आता है, नींद। ये जो नींद आती है आपको खूब बढ़िया, तो देखिएगा आपको सेरोटोनिन स्राव कब करता है, अंधेरे में ज्यादा। यह स्रावित कब होता है, अंधेरे में। यह कब स्रावित होता है, अंधेरे में। हम एक बार बोलेंगे, आप लोग 4 बार बोलिएगा। यह कब स्रावित होता है, तब ये सही में हम बंद कर देंगे पढ़ाने के लिए। हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग हमको साथ नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए, समझे कि नहीं। एकदम सीरियस बता रहे हैं। आप लोग तो इतना, हम दूसरे बैच में पढ़ा रहे थे, सब बच्चा एकदम बहुत गर्दा उड़ा दिया। अब आप लोग जैसे पढ़ा रहे हैं ना, तो जैसे लग रहा है ना कि एकदम सब बेवकूफे बैठा हुआ है इसमें। तो वैसे बच्चे एकदम बाहर चले जाइए, क्योंकि पढ़ाने का मूड ऑफ हो जाता है उसमें। तो याद रखिएगा, सेरोटोनिन कब ज्यादा स्रावित होता है, अंधेरे में ज्यादा स्रावित होता है। इसीलिए आपको इस बात को भी हम बता दे रहे हैं कि जब तक रोशनी जलते रहेगी, जब तक आप बल्ब जलाते रहिएगा, जल्दी नींद आपको नहीं आएगी। क्योंकि रोशनी जैसे ही आपके ब्रेन पर पड़ेगा तो सेरोटोनिन स्रावित नहीं होगा अंदर से, और सेरोटोनिन स्रावित नहीं होगा तो आपको नींद आएगी। तो इसीलिए आदमी कहता है कि बल्ब को क्या कर दो, बुता दो। चूंकि नियम है कि सेरोटोनिन का प्रवाह अंधेरे में ज्यादा होता है। कब होता है, अंधेरे में ज्यादा। इसलिए मोबाइल ऑफ कर दीजिएगा जिस समय, और बल्ब को बुता दीजिएगा, तो 5 मिनट के अंदर में आपको नींद आ जाएगी। आती है कि नहीं आती है, ऐसा महसूस किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब देखिए, एक और हम बताए थे कि पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को हम लोग कब पढ़ाने के लिए बोले हैं, अंतिम में। कब, अंतिम में। पीयूष ग्रंथि सबसे अंतिम में हम पढ़ाएंगे। ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कहाँ से, ये सब कहाँ पाए जाने वाले ग्रंथि है, ब्रेन में। तो ब्रेन में आपने देखा कितना ग्रंथि, 3 ग्रंथि। कौन कौन, हाइपोथैलेमस, पिनिया, इसी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। सबसे अंतिम में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। क्लियर हो गया। अब ब्रेन से चले आइए गर्दन में। कहाँ आ जाइएगा, गर्दन में। कहाँ आ जाइएगा, गर्दन में। तो गर्दन में जैसे ही आइएगा, तो अभी तीसरा को हम कर देते हैं ऑफ। अब तीसरा के बाद तीसरा यहाँ आते हैं, ठीक है ना। तो गर्दन में जो ग्रंथि पाई जाती है, गर्दन में, इसको कहते हैं थायराइड ग्रंथि। गर्दन में पाई जाने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं, थायराइड। थायराइड ग्रंथि, याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्लैंड। क्या कहेंगे इसको, थायराइड ग्लैंड। हिंदी में इसको कहते हैं अवटु। क्या कहते हैं, अवटु। अवटु ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, अवटु ग्रंथि। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अवटु ग्रंथि। अब याद रखिएगा, अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि यही है। सभी अंतःस्रावियों में यह बड़ी है। अंतःस्रावी में आप जितना ग्रंथि पढ़िएगा, सभी अंतःस्रावी में ये सबसे बड़ी है। देखिए, यहां पर आपको फंसना नहीं है क्वेश्चन में। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको, देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि, वहां पर बहिर्स्रावी अंतःस्रावी का जिक्र न हो, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है आपकी। क्या है, लीवर। समझ में आ गया। लेकिन लीवर किसका ग्रंथि है, बहिर्स्रावी का। हमने क्या लिखा है यहां पर, अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि। फिर से समझिएगा, अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि। क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तब
लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि बहिर्स्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। यस, बहिर्स्रावी में भी सबसे बड़ी कौन? लीवर। क्योंकि बहिर्स्रावी ग्रंथि जब हम पढ़ाएंगे तो उसको जिक्र करेंगे, लीवर को ही पढ़ाएंगे, लीवर सबसे अंत में पढ़ाते हैं उसमें भी। लेकिन हम खाली पूछ रहे हैं कि अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि। तो याद रखिएगा, आप क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड मान लीजिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि जहां रहेगा वहां लीवर। लेकिन अगर ये पूछ दे कि अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि है, उसमें भी लीवर देले रहेगा, तो आप टिक किस पर लगाइएगा? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि में लीवर नहीं आता। समझ में आ गई बात? यहाँ अंतःस्रावी की चर्चा कर रहे हैं। सभी अंतःस्रावी में यह क्या है? सबसे बड़ी। और इसका काम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। बीपी को कंट्रोल करता है, बीपी कंट्रोल करता है। बीपी माने ब्लड प्रेशर कोई कंट्रोल किए हुए रहता है। अगर इसमें छेड़छाड़ हुआ तो आपके ब्लड प्रेशर में इधर उधर होगा, और ब्लड प्रेशर इधर उधर होना मतलब बीमारी का खतरा बढ़ जाना। क्लियर हो गया ना? ब्लड प्रेशर एक्चुअल होना चाहिए कितना? तो 120/80, यानी कि धमनी में ब्लड का प्रवाह होना चाहिए 120 से, और सीरा में प्रवाह होना चाहिए 80 से। आ गया समझ में? अगर इसमें उछल कूद हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। विद्यार्थी हैं आप, ब्लड प्रेशर आपका 120 से तनी मनी ज्यादा है तक बकाइएगा नहीं, 130 है तो ज्यादा घबराए के बात नहीं है। चूंकि विद्यार्थियों का ब्लड प्रेशर तनी मनी हाई रहना चाहिए, है कि नहीं? लो नहीं होना चाहिए। लो है तो बौड़ाहा है, लो तेज। विद्यार्थी का मतलब हर चीज में तेज, ब्लड प्रेशरों में तेज। विद्यार्थी का मतलब क्या चीज? जैसे आप लोग को कहते हैं ना कि बाबू रे थोड़ा सा सही कर दो, अब वहां पर जहां इज्जत प्रतिष्ठा देखे कि हाँ ये बोले थे हमारा यही सब काम है, ये बुढ़ा गया, इसका उम्र हो गया, हम कहें कि बाबू ऐसे कीजिए, बस फटाक से सर तुरंत। ये विद्यार्थी है। विद्यार्थी का मतलब एकदम करेंट होना चाहिए हर चीज में। क्लियर हो गया? कहे कि तनी सुन बिट्टू सर क्या सब्जी ले आओ, मटर लेके चले आओ, तब अब हम जेबे ना करेंगे ले। उसी में से कोई कहा कि अरे मटर सर लाइए ना सर, हम लेके आते हैं ना, आधा किलो की जगह पर 1 किलो चुरा के लेके भागा। कह नहीं रहे कि ऐसा करके आइएगा। एक बात ये होना चाहिए, मतलब तेज होना चाहिए। ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए? तनी मनी ज्यादा रहना चाहिए, 120 से कम होना नहीं चाहिए। ज्यादा हो विद्यार्थी का कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लड प्रेशर कोई क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्या कर लेता है? कंट्रोल। समझ में आ गया? इसमें से जो हार्मोन बाहर निकलता है तो थायराइड है, ग्रंथि है, झोला है। इसमें से जो हार्मोन बाहर निकलेगा उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन बाहर निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। ये किस चीज से बना हुआ रहता है? तो यह 2 चीजों से बना हुआ रहता है, टायरोसिन और आयोडीन से। क्या चीज से? टायरोसिन और आयोडीन से। समझ में आ गया? इसमें 2 पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन? टायरोसिन और आयोडीन। आ गया समझ में? यह 2 पदार्थ से बना हुआ है, टायरोसिन और आयोडीन। इसकी कमी नहीं होना चाहिए। आयोडीन की कमी से आप लोग पढ़े हैं कि कौन कौन सी बीमारी होती है? नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए क्या क्या बीमारी हो सकती है। अगर इसकी कमी हो गई आपके शरीर में, तो आपके शरीर में आपकी कमी हो गई तो एक बीमारी पहला होगा जिसका नाम है ग्वाइटर की बीमारी। क्या चीज की बीमारी? ग्वाइटर की बीमारी। ग्वाइटर बोले तो घेंघा की बीमारी, ऐसे फूल के लटकल रहेगा तुम्बा के जैसा। समझे कि नहीं? गर्दनिए पूरा फूल जाएगा, है ना, गुलठी टाइप का कड़ा हो जाएगा, देखने में भद्दा लगेगा, है ना, खराब है, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, है ना, धीरे धीरे कर करके। तो ग्वाइटर की बीमारी होती है, घेंघा की बीमारी होती है आयोडीन की कमी की वजह से, है ना। आयोडीन की प्राप्ति आपको नमक से होती है। किससे होती है? नमक से। ये ना कि खड़े खड़े नमक खा लीजिएगा, है ना। नमक खाने का भी विधि है, सब्जी में, दाल में, सब जो नमक पड़ता है वैसे नमक खाने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि नमक लिए हम कहा भाई आयोडीन ले रहे हैं, है कि नहीं? वैसे मत कीजिएगा। समझ में आ गया?
दूसरी जो बीमारी होती है वह बच्चों में होती है। किसमें होती है? बच्चों में होती है, जिसको कहते हैं क्रिटिज्म की बीमारी। क्रिटिज्म की बीमारी। किसकी बीमारी? क्रिटिज्म की। अभी इसी का हम चर्चा भी कर रहे थे। क्रिटिज्म की बीमारी। क्रिटिज्म का मतलब क्या होता है? क्रिटिज्म जो बनता है शब्द वह क्रिटिसाइज से बनता है। कैसे बनता है? क्रिटिसाइज से। मैंने क्रिटिसाइज मैंने लगेगा कि हम भकोल है, बुद्धि हमारी कम है, तब ना हमको इतना सर्दी चिरकाते रहते हैं, भकोलवा भकोलवा करते रहते हैं। तो ये बीमारी बच्चों में होती है। इसकी वजह से क्या होता है? बुद्धि कम हो जाता है। बुद्धि कम हो जाएगा, सुस्त जैसा रहिएगा, क्लासों में आकर के बैठल रहिएगा तो समझ लीजिए कि थायराइड ग्लैंड उसका काम सही से नहीं कर रहा है। थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगा तो सुस्त रहेगा, बुझाइए नहीं रहा है ना, बकलोल जैसा। हमको सर हाथ तोड़े पापा, हाँ पापा, समझे कि नहीं? बुद्धि कम है उसका। क्या है? बुद्धि कम है। एक्टिव रहिए, इसलिए देते हैं तेज विद्यार्थी पूरा एक्टिव रहता है, पूरा पूरा एक्टिव रहेगा। यानी कि उसको एकदम आयोडीन पूरा टायरोसिन एकदम कस के मिला हुआ है भोजन में, समझे कि नहीं? इसलिए उसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी कमी से बच्चों में क्रिटिज्म की बीमारी होती है। ग्वाइटर माने घेंघा की बीमारी होती है। ये बच्चों में ज्यादा होता है, देखने के लिए मिलेगा आपको। एक तीसरी बीमारी होती है जो ज्यादातर महिला में होती है ना, ज्यादातर महिला में। कहेगा कि थायराइड बढ़ल है हमारा, घर में सुनेंगे नहीं किसी को, दादा दादी को सुनिएगा थायराइड बढ़, थायराइड थायराइड ज्यादा लेडीज को है ना, बिना मतलब के मोटा होगा, बिना खेले, है कि नहीं? बिना मतलब के गर्दन ईसर में लटकल रहेगा, पूरा एकदम गाल एकदम फूल फूल के एकदम तुम्बा जैसा हो कि कितना सेव खा खा के गाल मोटा होल है ना, पूरा शरीर जो है सब पाँव सब फूल फाल करके एकदम निश्चिंत रहेगा। वो एक बीमारी होती है। उस बीमारी का नाम है मेक्सोडेमा। क्या नाम है उसका? मेक्सोडेमा। उस बीमारी का नाम क्या है? मेक्सोडेमा। मेक्सोडेमा नाम की बीमारी होती है और ज्यादातर किसमें होता है? महिला में। बेवजह बिना खैले पीले मोटा रही है वो, तो कहेगा जाकर थायराइड सब जांच करवाएगा, थायराइड हो गया है उसको। तो थायराइड में मोटापा की बीमारी देखने में बदसूरत लगेगा, अन्य तरह की बीमारी को लाएगा, है ना। बीपी आपका सही से काम नहीं करेगा तो थायराइड ग्लैंड, इसका मतलब कि सही से काम आपका नहीं हो रहा है। क्लियर हो गए? जोर से बोलिए ना। बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ तक की बात आपको समझ में अगर आ जाए तो हम आगे बढ़े। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने पढ़ा। अब देखिए ध्यान से कि यही गर्दन में एक और ग्रंथि है जिसको हम लोग थायराइड के बगले में है, पाराथायराइड। क्या नाम है उसका? पाराथायराइड। तो अब हम लोग चौथा पढ़ लेते हैं, कौन सा ग्रंथि? पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड यानी कि पारा अवटू ग्रंथि। पारा अवटू ग्रंथि आ रहा समझ में? पाराओटू ग्रंथि। पाराओटू ग्रंथि कहे, देखिए यही एक ऐसा हार्मोन है जो मास्टरो ग्लैंड के समझता नहीं है। यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल के बाहर है। यही एक ऐसा ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से कंट्रोल के बाहर है। कंट्रोल के बाहर है, मैंने मस्तिष्क भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब जैसे देखिए, जब थायराइड ग्लैंड था तो थायरॉक्सिन हार्मोन बाहर निकला। अब पाराथायराइड है तो इसमें से क्या निकलेगा? पाराथायरॉक्सिन। क्या निकलेगा? पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। पाराथायरॉक्सिन हार्मोन बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। और यह जो क्रिया है इसका मुख्य वर्क है कि आपके शरीर में जो कैल्शियम है और फास्फोरस है, कैल्शियम और फास्फोरस को ये क्या करता है? मात्रा को कंट्रोल करता है। कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसकी कमी की वजह से आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है ना। आपको शरीर में जब कैल्शियम में कमजोर है तो हड्डी कहाँ से मजबूत रहेगा? दांत कहाँ से मजबूत रहेगा? मजबूत रहेगा। तो इसकी कमी से आपके शरीर के हर वो चीज है ना, जो कैल्शियम जिसमें मिलता हो, फास्फोरस जिसमें हो, है ना, कैल्शियम की अत्यधिक मात्रा आपके शरीर को मजबूत बनाती है, आपके दांतों को मजबूत बनाती है। फास्फोरस रहेगा तब ना आप मरिएगा, तो बढ़िया से जलिएगा। सर इसका होना बहुत जरूरी है। जलिएगा नहीं बढ़िया से, छछन छछन के जलिएगा, है
बोले कैल्शियम फास्फोरस की खाली उसी का और काम है, बहुत सारा काम है। आपके शरीर की हड्डी को मजबूत करना, आपके बॉडी को है ना नियंत्रित करना, आपके बॉडी को मजबूत बनाना, आपके जितने भी कठोर पदार्थ है उस सभी में कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा होनी चाहिए, वो सभी चीजों का कंट्रोल करता है। इसलिए पारा-2 ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से भी कंट्रोल नहीं होता है, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन इससे बाहर निकलता है जो कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया? तो अभी आप लोग गर्दन तक ग्रंथि पढ़ लिए, यानी कि 3 इसमें 2 इसमें हो गया। अब इसके बाद सर और ग्रंथि, तो हाँ यहाँ छाती में, कहाँ छाती में, छाती को हम लोग कहते हैं वक्ष, क्या कहते हैं वक्ष। इसमें जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। क्या नाम है इसमें? थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, याद रखिएगा थाइमस ग्लैंड यानी कि थाइमस ग्रंथि। तो आपको हम यहाँ बार बार कर रहे हैं, कहाँ पाया जाता है? वक्ष में पाया जाता है। कहाँ? वक्ष में, छाती को ही वक्ष कहते हैं, वक्ष में पाया जाता है। आ रहा है समझ में जी? कहाँ पाया जाता है? वक्ष में पाया जाता है, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ा ये जो है बनता किस चीज से है? तो यह इसमें प्रोटीन होता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन और लिम्फोसाइट। इससे क्या स्रावित होता है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट। देखिए यहाँ पे इस बात को समझने का प्रयास कीजिए बहुत अच्छे से। प्रोटीन आपके शरीर में क्या करता है? वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। प्रोटीन का काम है ना वृद्धि करना, यह वृद्धि करता है। और लिम्फोसाइट है ना बीमारियों से लड़ता है। ये क्या करता है? लिम्फोसाइट बीमारी से लड़ता है। तो यानी कि यह जो ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है जो प्रोटीन और लिम्फोसाइट से बना है, जो हमारे शरीर को वृद्धि करवाता है और बीमारी से लड़ता है, यही ना इसका काम है। तो ये भी तो बहुत जरूरी है, ये भी ग्रंथि बहुत जरूरी है। जैसे देखिए कभी कभी आप आज से समझ लीजिएगा, बहुत बढ़िया। और देखिए इसमें एक चीज और है, ये जो ग्लैंड है और इसमें से जो निकलता है प्रोटीन और लिम्फोसाइट, यह आपके 15 साल तक के एज के बाद ये काम नहीं करता है। ये कब तक काम करता है? यह 15 साल से 18 साल तक ही इसको रखिए, 18 साल तक के ही बच्चों है ना, बच्चों पर काम करता है, इससे ऊपर नहीं। समझे कि नहीं? देखिए कभी कभी आप खेलने के सुर में नहीं खाते हैं, खेलने के सुर में रहते हो, खाते नहीं है। मम्मी बोलती है बाबू खाया नहीं है, मेरा बेटा खाया नहीं है, मेरी बेटी खाई नहीं है, नहीं खाई तो नहीं खाई है, जा है कि नहीं। लेकिन जितराना तो जरूरी है ना। देखिए हम लोग तो भैया देहाती आदमी है, हम लोग कैसा आदमी है? देहाती। इतनी बड़ा एकदम खेसारी के साग, अब भात, है कि नहीं, बस। इसके अलावा अगर चोखा मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, एकदम हुमच के खाते हैं, बड़ा प्रेम से खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हम लोग चम्मच से खाने वाले हैं? चम्मच के खाने वाले लोगों ध्यान से सुन लेना, कोरोना उठा के ले जाएगा फिर से, है कि नहीं। हम लोग का इम्यूनिटी पावर भी मिलेगा कोई, एकदम शांत है, एकदम कवर वो इतना एक के तुरी हुमच के हपाक से मारते हैं, ये ताकत मिलेगा कहीं भी? तो इसीलिए देहाती से जल्दी भर जाता है। और उनको लगता है ना कि हम स्टैंडर्ड है। अरे भकोलवा तू स्टैंडर्ड है, तू पढ़ू में कमजोर है हमसे, है कि नहीं। तू कुछ में आगे नहीं है, तू खाली थैंक यू और वेरी गुड में रहो, हेलो बाय साय, एक से ज्यादा बुझाता है? बोलो नहीं बुझाता? बुझाता है हम लोग को? नहीं बुझाता। हाय बाय टाइम में रहता है, और कहता है और कितना शहरी है, एक थाप में तू घुलट जाएगा, देख लेना ट्राई करके, है कि नहीं। जिम जाता है सब, शहरियन वाला कहा जाता है जिम, बॉडी फुला फुला कर, हम की बॉडी फुलाना है। एक बार हथवा धर लेंगे कचकचा के, उठा उठा के 20 बार बजाएंगे। तू कितना बड़का पहलवान है, तो तू आ जाके फरिया लेता, है कि नहीं। हम लोग देहाती आदमी है, खेत में काम करने वाले, किसान के बेटे हैं, है ना। पाँव जो है से आपका एकदम पत्थर पर चलते चलते एकदम गठिया गया है, समझे कि नहीं। हम लोग खेत में एकदम गाय के बीच में
भैंस के बीच बीच में रहने वाले लोग हैं, है कि नहीं? तुम सुरुक सुरुक के चाय पियो, हम सीधा एकदम भैंस के दूध गाड़ेगा, एक पूरी बाल्टी एक से मुंह में लगाएंगे। हम लोग वैसे व्यक्ति है कि नहीं है? हाँ, गाय और भैंस के दूध पीने वाला व्यक्ति है यार, थोड़ा चम्मच से खाने वाले नहीं है। हॉर्लिक्स थोड़ा जरूरत है, हमने का हॉर्लिक्स जरूरत है, हॉर्लिक्स खाएंगे हम लोग। तो फिर तो ये देखिए, आप जब खेलते हैं तो खेलने के क्रम में खाने के लिए भूल जाते हैं, तब मम्मी आपको बहुत बात बोलती है, एकदम खाया नहीं है, पिया नहीं है। मम्मी तुम बहुत प्यार करती है, हमको जानते हैं। और आप लोग भी देखिए, आप लोग कोई बच्चियां है, सब समझ लीजिए, अकबकाने की जरूरत नहीं। अगर कोई बच्चा या लड़का या लड़की रूस जाए, ना खाएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपके स्टेज में अगर एक आध दिन नहीं भी खाते हैं तो आपके शरीर का जो प्रोटीन है, वह प्रोटीन स्वतः आपके छाती से निकलता है और आपके भूख को मिटा देता है। समझ में आ गई बात? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। एक आध दिन नहीं भी आपका बच्चा खाया है तो छोड़ दीजिए, रूसल है छोड़ दो, तो ज्ञान रहेगा तब ना। नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन तो उसके बाहर निकलवे करेगा वक्ष में से, हमनी को कोई छोड़ देगा तो निकलेगा, तब तो एकदम छटपटाइए जाएंगे, बाप रे बाप कोई पूछ नहीं रहा है। इसलिए बड़ा हो जाइए तो रूसिए नहीं, समझे कि नहीं? कहीं जो अगर खाना पीना से रूस गए तो आपके वक्ष से, आपकी छाती से ये थाइमस ग्लैंड काम नहीं करेगा। ये थाइमस ग्लैंड कब तक काम करेगा? 15 से 18 साल तक के उम्र के बच्चों में ही पाया जाता है यह ग्लैंड, और वहीं से स्रावित हो जाता है प्रोटीन। कभी कभी आप रूस गए, कभी कभी नहीं खाए, कभी कभी जो है आप लोग है ना खेलने के शुरू में भूल गए, तो मम्मी को बोलो चिंता मत करो, प्रोटीन यहाँ से निकल रहा था, हमको मिल रहा था। हाँ, यहाँ से निकले थे, क्या निकलने से पढ़ के चल आता है। लेकिन आप जान लीजिए, भाई माँ है, मम्मी है, 20 को बात बोलेगी भी तभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? लेकिन आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? इसका मतलब ये नहीं कि रोज भूखे रह जाइएगा, ये से सब निकलते रहेगा, ये कभी कभार के लिए है। समझ में आ गया बात ना? तो इसलिए उसकी चिंता ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हो गया? छाती देख लिए? छाती देखे? छाती से नीचे आइए, अब ग्लैंड मिलो मिलो मिलो, ग्लैंड करने हैं करने हैं, मिल गया मिल गया, किडनी के पास मिल गया। कहाँ मिल गया? किडनी के। एक और ग्लैंड कहाँ है? किडनी के पास। आगे समझ में? छठा ग्लैंड कहाँ मिलेगा? किडनी के पास। कहाँ मिलेगा? किडनी के पास। किडनी में हम पढ़ाए थे, किडनी जब बनाए थे, देखो तो इससे किडनी बनाए थे ना, इसे बनाए थे जी, किडनी ऐसे पढ़ाए थे ना बना करके, ऐसे किडनी बनाए थे। इसी के ऊपर से बोले थे कि देखो ना एक और कैप जैसा नहीं लटका हुआ है, ये कैप जैसा पढ़ाए थे ना, कैप, इसको बोलते हैं ब्रीक के ऊपर में है, तो इसका नाम है अधिवृक्क। क्या नाम है इसका? अधिवृक्क। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड है। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड का मतलब ही होता है अधिवृक्क ग्रंथि। क्या नाम है इसका? अधिवृक्क ग्रंथि। इसका नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। आ गया समझ में? इसका नाम क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि। ये कहाँ पाया जाता है? तो किडनी के जस्ट ऊपर में, किडनी के जस्ट ऊपर में। क्लियर हो गया है ना? किडनी के ऊपर चिपका रहता है, याद रखिएगा, किडनी के ऊपर चिपका रहता है, चिपका रहता है। कोई दिक्कत लिख दिया इसे? था किडनी के ऊपर चिपका रहता है, लिख दिए कि नहीं लिख दिए? देखिए इसका टेक्निकल नाम, इसको हम फोरेस 3F कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरेस 3F। समझ में आ रहा है? और इसमें जो हार्मोन बाहर निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल हार्मोन। एड्रिनल है ये है, तो इसमें से जो हार्मोन निकलेगा उसको क्या कहेंगे? एड्रिनल हार्मोन। क्या कहेंगे? एड्रिनल हार्मोन। क्या कहेंगे इसको? एड्रिनल हार्मोन। और ये आपातकालीन स्थिति में निकलता है। कब निकलता है? आपातकालीन, इमरजेंसी में निकलता है।
इमरजेंसी में ही बाहर निकलता है। यह कब निकलेगा? जब आप क्रोध में हो। मार देंगे, फाड़ देंगे, एकदम उड़ा देंगे, गर्दा गर्दा मचा देंगे, गुस्सा आपका एकदम एड्रिनल ग्लैंड भगभगा के निकल रहा है, आओ आओ पता चला देते हैं, ओ निकाल लाठी रे, मार के मार दे इसे। आ रहा समझ में? इतना जो गुस्सा आ रहा है, तुम गांठ के जाके एकदम उठाइए, लेवे करेंगे, आज थरथरा रहे हैं बॉडी। ये कहां से हो रहा है? इसे एड्रिनल ग्लैंड, समझे? ये कब निकलता है? इमरजेंसी। इसीलिए इसका नाम है लड़ो उड़ो हार्मोन। क्या नाम है इसका? लड़ो उड़ो। इसका नाम क्या है? लड़ो। तो आपसे पूछा जाएगा लड़ो उड़ो हार्मोन किसको कहते हैं? जोर से बोलो। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट। क्या कहते हैं इसको? फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट, मारो और भाग जा। क्या करो? भागो। आपको देख रहा है, यह बीपी को तेज कर देता है। यह क्या करता है? बीपी को तेज। तो गुस्सा में बीपी लो रहता है, मार देंगे, फाड़ देंगे, उड़ा देंगे, खचखचा देंगे, लाल देख रहा में गुस्सा बहुत कंट्रोल में हम लोग का रहेगा। अरे भैया घर में कहता देखो तो बीपी तेज है का, तो बीपी तेज हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये जो गुस्सा बहुत ज्यादा कहां से निकलेगा? एड्रिनल। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लड़ो उड़ो। समझे कि नहीं? क्लियर हो गया यहां तक? अब आ जाइए 7वां। अब इससे आगे बढ़िए, कहां पाया जाता है? समझ में आ रहा है बात? जब किडनी से नीचे जाएंगे तक पैर में हार्मोन पावल जाता है? नहीं पाया जाता है। अब जो हार्मोन है उसको हम लोग कहते हैं गोनाड ग्लैंड। क्या नाम है इसका? गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड। गोनाड ग्लैंड का मतलब होता है जनन ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, जनन प्रजनन है ना, जनन ग्रंथि सो कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन ग्रंथि। और इसका निकलना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं निकलेगा तब देखिए क्या क्या हो सकता है। गोनाड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को हम लोग जनन हार्मोन कहते हैं, याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन कहते हैं? जनन हार्मोन। गोनाड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? जनन हार्मोन। और जनन जो हार्मोन होते हैं वो किसके बने रहते हैं? तो स्टेरॉइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्टेरॉइड के बने होते हैं। स्टेरॉइड के बने होते हैं, याद रखिएगा, स्टेरॉइड के बने होते हैं। समझ में आ गया बात? यह किस चीज का बना होता है? स्टेरॉइड के बने होते हैं। देखिए जनन ग्रंथि तो दोनों में पाए जाते हैं, महिला में भी और पुरुष में भी। इसके बिना दुनिया अंधेरा है कि नहीं? तो मेल और फीमेल, मेल माने पुरुष और फीमेल माने महिला, है ना? समझे कि नहीं? तो लिंग लिखने के लिए आएगा तो ये मत लिख दिया कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, माने फीमेल और मेल, है ना? मेल माने, अच्छा एक मिनट तुम खड़ा हो जा रे हक साहेब, तुम मेल है कि फीमेल है? हैं? हाँ, हमको आज है पता चला। अच्छा कोई बात नहीं। तो देखिए मेल जो होता है, पुरुष जो होता है, उसमें पाया जाता है जो ग्रंथि, उसको बोलते हैं टेस्टिस। और ग्रंथि जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? टेस्टिस में, है ना? टेस्टिस समझते हैं ना? टेस्टिस समझे? जिसको हाइड्रोसिल वगैरह जो कहते हैं, जहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ठीक है? आपका जब जो हाइड्रोसिल होता है ना, तो उसमें आपको देखिएगा उसमें शुक्राणु का निर्माण करता है। वो शरीर के बाहर पाया जाता है मेल में। मेल में टेस्टिस कहाँ पाया जाता है? शरीर के बाहर। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। ये शरीर के बाहर क्यों पाया जाता है पता है आप लोगों को? क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है। समझे कि नहीं? इसलिए उसको थोड़ा सा टेम्परेचर 37 डिग्री से कम होना चाहिए, 25-30 के बीच में होना चाहिए। समझे कि नहीं? 25-30
के आसपास में उसका ये होना चाहिए लगभग में। तो चूंकि आपके शरीर का टेम्परेचर चाहे जो भी मौसम हो, 37 डिग्री से कम तो हो ही नहीं सकता। 37 डिग्री से कम रहेगा तो आप बच में नहीं कीजिएगा, और 37 से भी अधिक हो जाएगा तभी आप नहीं बचिएगा। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में होता है, इससे कम टेम्परेचर उसको चाहिए, इसीलिए यह आपके बॉडी के बाहर है। टेस्टिस कहाँ है? शरीर के बाहर है, समझे कि नहीं है? और फीमेल में जो होता है, तो फीमेल में क्या पाया जाता है? तो फीमेल में जनन ग्रंथि के तौर पर आपका ओवरी क्या पाया जाता है? ओवरी, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु, अंडाशय, है ना। तो अंडाशय इस तरह से पेट में यहाँ पे गर्भ के बगल में ऐसे फैला हुआ रहता है। इसको पढ़ाएंगे जनन, जब पढ़ाएंगे चैप्टर तो उसमें सब पढ़ाएंगे, है ना। और इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितने होती है? 2, सेम सेम। तो इस टेस्टिस से जो हार्मोन बाहर निकलेंगे, आपके टेस्टिस से जो हार्मोन बाहर निकलेंगे उसको समझ लेना है। तो आपके टेस्टिस से जो हार्मोन बाहर निकलेंगे उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, याद रखिएगा। टेस्टिस से बाहर निकलने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। समझ में आ गई कि नहीं? बात आ गई समझ में? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये कहां से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है। कहां से निकलता है? टेस्टिस से। और इसका सबसे बड़ा काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना। क्या चीज का निर्माण करना? शुक्राणु का निर्माण करना। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकलने की वजह से, है ना, आप देखे हैं बोकाओं का, सबको देखे हैं, महकता है बहुत ज्यादा। बोका को देखे हैं ना, महकता है कि नहीं महकता है? तो उसके टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकलता है, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा निकलने लगेगा, है ना, तो ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं, बहुत हानिकारक है। आपका शरीर में गंध आ जाएगा, आपके पेशाब में बहुत ज्यादा गंध करेगा, है ना, आपका बॉडी बहुत ज्यादा महकेगा, खराब करेगा, है ना। टेस्टोस्टेरोन निकलना बहुत जरूरी है ताकि शुक्राणुओं का निर्माण हो सके, समझे कि नहीं? ताकि शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। क्योंकि शुक्राणु नहीं निकलेगा तो आप बच्चे के जन्मने में फिर, है ना, सक्षम नहीं हो पाइएगा। बहुत सा आज भारत में सबसे बड़ी बीमारी का रूप धारण करते चला जा रहा है नपुंसकता, है कि नहीं? कैसे? तो आप टेस्टिस जो है उसके गलत इस्तेमाल से या टेस्टोस्टेरोन की कमी की वजह से नपुंसकता बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में, है ना, आप अंगों को मने सही सलामत रखते हुए, है ना, जिस कार्य के लिए उसको बनाया गया है बस उसी कार्य में उसका काम करने दीजिए। बाकी जो है उसको बहुत ज्यादा व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? तो शुक्राणु आपके शरीर का वो पार्ट है जिसकी वजह से, है ना, बच्चे जन्म ले सकते हैं, है कि नहीं? तो इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कभी कभी चोट उट लग जाता है आपके टेस्टिस पर, तो ये फूल वगैरह जाता है, चोट लग जाता है तो बहुत दर्द करता है। बहुत नाजुक चीज है ये, इस बात को समझिए, बहुत नाजुक चीज है। चोट लग जाने के बाद जो है उसमें शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाएगा, समझे कि नहीं? दर्द करेगा बेवजह जो है से आपको ये करना पड़ेगा। और कभी कभी ज्यादा चोट वगैरह लग जाता है तो लगता है कि प्राण निकल गया आदमी को, है कि नहीं? लगता है कि एकदम माने आपका बॉडी जो है एकदम ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो ये बहुत नाजुक चीज है और इसको बहुत सेफ्टी से रखने का ही चीज है, समझे कि नहीं? तब जैसे कभी कभी आपको हाइड्रोसील वगैरह जब बढ़ जाता है तो उसका ऑपरेशन करवाया जाता है। जब पानी उनी आ जाता है, ज्यादा उतर जाता है उसमें, है ना, तो उसको ऑपरेशन कर करके बाहर निकाला जाता है। तो याद रखिएगा, ये टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो बाहर निकलता है जिससे आपके शुक्राणु का निर्माण होता है, ये आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चले हम लोग महिला में निकलने वाले हार्मोन को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्त्रियों में जो हार्मोन निकलता है उसकी संख्या है 3। उसकी संख्या कितनी है? 3। याद रखिएगा, फीमेल में 3 तरह के ओवरी से हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम है आपको एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन पहला हो गया। दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है? प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये भी क्या है? हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और एक जो निकलता है उसका नाम है रिलैक्सेशन हार्मोन। और रिलैक्सेशन हार्मोन, 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं बाहर। समझ में आ रही है बात? देखिए, महिलाओं में, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक क्रिया, मासिक चक्र, मासिक धर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, एमसी बोलते हैं उसको। तो ये जो महिलाओं के शरीर में जो एमसी की प्रक्रिया होती है,
हर 28 दिन पर पुनरावृत्ति होती है उसकी। ये क्या होता है, मासिक क्रिया के दरमियान में, है ना, अंडे का बनना शुरू हो जाता है। मासिक क्रिया का मतलब ही होता है अंडे का बनना। तो अंडा का बनने का मतलब क्या हो गया, यानी कि अब वह मां बनने लायक हो गई, यानी कि अब वह, ये खुशी की बात है। देखिए, ये खुशी की बात है, क्योंकि महिलाओं का और पुरुषों का जो काम होता है वो नौकरी चाकरी लगने के बाद, शादी विवाह होने के बाद अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना होता है ना। बाल बच्चा आपके माध्यम से होता है ताकि आपके वंश की वृद्धि हो। तो ये कब होगा, जब आपके महिलाओं में अंडा बनेगा। और अंडा कब बनेगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल काम करेगा। तो मासिक धर्म आपका सही समय पर हो, इसके लिए महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन अगर सही से काम कर रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका सही से काम करेगा, है ना। मासिक प्रक्रिया बहुत बढ़िया से होगा, मासिक चक्र बहुत बढ़िया से, मासिक धर्म बहुत बढ़िया से होगा। और ये लजाने की बात नहीं है, याद रखिएगा। एमसी की प्रक्रिया में बच्चियों को लजाने की कतई जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं। ये बहुत समझ लीजिए कि अगर ये नहीं हो, मासिक प्रक्रिया अगर नहीं हो, तब ये घबराने की जरूरत है। कोई लड़की 18 साल की हो गई, कोई लड़की 20 साल की हो गई, कोई लड़की जो है से मैंने 17 साल की हो गई, 16 साल की हो गई, और तब मासिक क्रिया शुरू नहीं हुआ है, तब ये चिंता का विषय है, तब उसको इलाज की जरूरत है। लेकिन अगर सही समय से हो रहा है तो आप बहुत धनवान हैं कि कम से कम आपकी बेटी, है ना, आपकी बहन अब जो है माता बनने लायक, वह अंडा उसके शरीर में बनना शुरू हो चुका है ना। और शादी विवाह करने के बाद उसका दाम्पत्य जीवन सुखी हो सकता है ना, अगर पुरुषों का शुक्राणु सही से काम करे तो। क्लियर हो गया। बहुत सारे, देखिए, बच्चा न होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। शुक्राणु भी बाहर निकलता है तो बच्चा नहीं होता, सब जनन चैप्टर में हम पढ़ा देंगे, टोटली चीज को हम पढ़ाएंगे, है ना। उसमें हम पढ़ाएंगे जुड़वा बच्चा कैसे होता है, जुड़वा बच्चा का मुंह एक समान कैसे होता है, चेहरा एक समान कैसे होता है, या जुड़वा बच्चे हैं तो अलग अलग चेहरे कैसे हो जाते, सारा चीज उसमें हम पढ़ाएंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, सारा चीज उसमें बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा। अभी आप जानिए कि एस्ट्रोजन का काम है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को सही रूप से, सुचारू रूप से महिलाओं में, है ना, बच्चियों में, लड़कियों में, है ना, ये सुचारू रूप से काम करे। इसके लिए एस्ट्रोजन बहुत ही मायने रखता है और इसका सुचारू रूप से निकलना जरूरी है। दूसरा चीज प्रोजेस्टेरोन। तब प्रोजेस्टेरोन का मतलब क्या होगा, पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से प्रोटेक्ट। आपके शरीर के, आपके बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसको सुरक्षा कौन देता है, कौन सा हार्मोन निकल करके देता है, तो प्रोजेस्टेरोन। गर्भ में पल रहे बच्चे का सही से प्रोटेक्ट कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। आगे समझ में। और ये है रिलैक्सेशन हार्मोन। देखिए, आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, एक बच्चे को जन्म देने में एक मां को कितना दर्द होता है, आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। जब मां एक बच्चे को जन्म देती है तो एक ऐसा दर्द, पहले बात समझिए, दर्द की परिभाषा या दर्द के बारे में समझिए। एक ऐसा दर्द जिसमें कोई भी आदमी मर जाए, एक ऐसा दर्द जिसमें कोई भी व्यक्ति मौत के गाल में समा जाए, मौत के मुंह में समा जाए, जिसमें आपकी मृत्यु हो जाए, उससे भी 40 गुना ज्यादा दर्द, उससे भी 40 गुना, एक ऐसा दर्द जिसमें एक व्यक्ति की आसानी से मौत हो जाए, उससे 40 गुना ज्यादा दर्द एक मां को होता है एक बच्चे को जन्मने में। सोचिए मां कितना दर्द सहती होगी। तो यह दर्द सहने की कैपेसिटी कहां से आती है? देखिए, बच्चा जन्मते समय, बच्चा जब सही से गर्भ में होता है तो उस समय जब जन्म लेता है, उस समय एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है रिलैक्सेशन, रिलैक्स, आरामदेह। इसका इसीलिए नाम है रिलैक्सेशन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सेशन। जैसे ही यह रिलैक्सेशन हार्मोन स्रावित होगा तो बच्चा जन्मने में, है ना, जहां से बच्चा का द्वार है आने का, वह थोड़ा सा फैल हो जाता है और बहुत आसानी के साथ बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। यह स्रावित कब होता है? तो बच्चा जन्मते समय। आ गया समझ में? रिलैक्सेशन हार्मोन। और आजकल जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, आप गए बच्चा का, भाई तो पेट में हमारा जो है, पेट में नहीं, गर्भ में बच्चा है,
है कि नहीं। गर्भ में बच्चा है, इलाज शुरू कर दिए। जैसे ही इलाज शुरू हो गया तो डॉक्टर साहब दे रहे हैं कि तनी ललका दवाइया है ना, इसको तनी ज्यादा खाते रहिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम खाइएगा। का है वो खिया करके खा लिया, 2-3 महीना लगातार, 4 महीना खा लिए। तो जब खा लीजिएगा तो आपको रिलैक्सेशन हार्मोन स्रावित नहीं होगा, रिलैक्सेशन हार्मोन स्रावित नहीं होगा। और रिलैक्सेशन हार्मोन जब स्रावित नहीं होगा तो दर्द तो बहुत करेगा। दर्द करेगा कि नहीं करेगा, दर्द बहुत होगा। तब फिर कहेंगे डॉक्टर साहब कि देखिए बच्चा इसे हो गया तो इसे हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन जब होगा तो आपका पेट चिरना पड़ेगा ना जी, गर्भ को फाड़ करके निकालना पड़ेगा ना। तो सोचिए ना, बच्चे सही रास्ते से नहीं आए, पेट फाड़ करके बाहर निकल रहे हैं, और डॉक्टर का बिल बहुत ज्यादा बनेगा, 50,000, 40,000, 35,000। कभी खून की कमी बताएगा तो 5 बोतल खून चढ़ाएगा तो उसका अलगे से पैसा। अरे डॉक्टर साहेब ऑपरेशन पर कम ध्यान दीजिए, और रिलैक्सेशन वाला दवाइया है ना उसको बंद किए हुए रहिए, है ना। आराम ज्यादा करने के लिए नहीं बोलिए डॉक्टर साहेब, ज्यादा आराम करेगा ना तो बच्चा ऑपरेशन से पैदा होगा। ये नहीं कर रहे कि बहुत भारी भारी काम कीजिए, लेकिन हाँ हल्का हल्का झाड़ू लगाते रहिए, है ना, खाना वाना देते रहिए पति को, सास को, ससुर को, है ना, हल्का फुल्का काम होते रहना चाहिए। ये नहीं कि सीरियल देख करके, है ना, मेरी प्यारी जान, मेरी प्यारी करेजा, मेरी प्यारी जो है पूरा सुतैले हैं, या हल्का फुल्का अगर नहीं टहलेगी तो ये सब हार्मोन नहीं बाहर निकलेंगे, और ये जब हार्मोन बाहर नहीं निकलेंगे तो हर हालत में ऑपरेशन होगा। मेरी प्यारी बच्चियों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, और डॉक्टर साहब रिलैक्सेशन हार्मोन कम कर दीजिएगा, दवाई दे करके नहीं, उसको निकलने दीजिए, है कि नहीं। वो दवाई मत चलाइए ताकि आसानी से बच्चे ये हो सकते हैं, है कि नहीं। तो डॉक्टर बहुत लोग फंसा भी देते हैं, बहुत लोग तो भगवान, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है भैया, है कि नहीं। अगर डॉक्टर नहीं हो तो बहुत सारे चीज नहीं हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत बहुत सारे डॉक्टर ईमानदार भी हैं, याद रखिएगा। लेकिन बहुत सारे पैसा कमाने के फेरा में खाली ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या है छूटो कुछ हुआ ऑपरेशन कर दे रहे हैं, कुछ हो लेके आइए ऑपरेशन। अरे भैया थोड़ा लिहाज कीजिए, यही पैसा ले लीजिए थोड़ा दोगुना करके, आपको भी कम भार पड़ेगा, हम भी थोड़ा सा राहत में आ जाएंगे, है कि नहीं। तो याद रखिएगा ये सब हार्मोन निकलते हैं कैसे, महिलाओं में, और ये हार्मोन किससे निकलता है, मेल से। तो आपका यहाँ तक की हार्मोन की बातें समाप्त हो गई, क्लियर हो गया, हो गया, ये आपका समाप्त हो गया। लेकिन हमने कहा था कि एक जो है प्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, सबसे अंतिम में पढ़ाएंगे। तो अब उसकी बारी आ गई है पढ़ने के लिए। तो 7 तक ही, और 8वां में से उसको लेके चले, 8वां में उसको लेके चले। तो 8वां में वही ब्रेन वाला जो बच गया था पीयूष ग्रंथि, है कि नहीं, नहीं पढ़े थे, यहाँ पे देखिए ना लिखे हैं, इससे पहले आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया था ना कि पीयूष ग्रंथि, है कि नहीं। अब इसी को वहां पे पढ़ा रहे हैं, इसी को कहाँ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या कहते हैं, पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को कहते हैं हिंदी में हम लोग क्या चीज, पीयूष ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि। ध्यान से समझिएगा, जल्दी जल्दी समझिए, समय देखते हुए। बाबू रे ब्रेन का बेस है, आधार है, यह कोई आम ग्रंथि नहीं है, याद रखिएगा। ये एक तरह से ब्रेन का ही क्या है, आधार है, ब्रेन का बेस है, ये ब्रेन का ही बेस इसको कहा जा सकता है, ब्रेन का ही क्या है, बेस है। इसका वजन 0.6 ग्राम है, इसका 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और यही पीयूष ग्रंथि है जो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, आपके शरीर में होने वाले जितने भी माने हाथ पैर जितने भी है कंट्रोल किसके हाथ में रहते हैं, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में। यानी कि जितने भी बॉडी को ये पूरा कंट्रोल करता है। अगर ई जहां नहीं है तो समझ लीजिए कि एक तरह से आपको लकवा मार चुका है, समझे कि नहीं, काम नहीं करने देगा, बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल, पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर इसको ग्रंथि का बाप कहेंगे तो कोई दिक्कत, चलिए ग्रंथि का ही बाप है यार,
पूरे बॉडियों को कंट्रोल करा। जब बॉडियों को कंट्रोल करोगे तो पूरा ग्रंथि का क्या हो गया, ये बाप हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा ये कोई चीज बताइए, जब ये ग्रंथि का बाप है तो हाइपोथैलेमस तो कहता है कि जब हम एक्टिव हुए तो सब बर्बाद, तो सबका दादा है। हाइपोथैलेमस क्या है? सबका दादा। तो ब्रेन कहा कि अरे तू बाप हो गया, तू दादा हो गया, तो सब तो हमरे में है, तोहनी हम ही नहीं रहेगा तो तू क्या करेगा? ब्रेन में ही सब है, चाहे हाइपोथैलेमस रहे चाहे पीयूष। हम परदादा है, हम क्या है? परदादा। आ गया समझ में? तो याद बताइए, ग्रंथियों का बाप, बॉडी का बाप पीयूष ग्रंथि, बॉडी का दादा मैंने ग्रंथि का दादा। आ गया समझ में? अपर दादा, सब कुछ यही है, इसलिए इसको सेफ्टी रखना जरूरी है। इसीलिए पुलिस आपको फाइन करती है कि सब कुछ टूट फट जाए कोई बात नहीं है, इसको टूटना नहीं चाहिए। आ गया समझ में? अब यहां तक आ गया। इसमें से याद रखिएगा, बहुत सारे एंजाइम बाहर निकलते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे, लगभग 5। लगभग कितना? 5। सबसे पहला जो हार्मोन बाहर निकलता है उसका नाम है TSH। क्या नाम है? TSH। सर TSH क्या है? ठीक है ना? तो इसका मतलब हो गया आपको थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। इसका नाम क्या है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। आ गया समझ में? इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? TSH। क्या बोलते हैं? TSH। आ गया समझ में? तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से पहला जो हार्मोन निकला इसका नाम है TSH, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। इसका काम सर क्या है? तो आपको याद होगा, थायराइड के बारे में पढ़ाए थे गर्दन, उसमें से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन। तो यह थायरॉक्सिन को बनाने में मदद करता है। किसको बनाने में? थायरॉक्सिन को बनाने में मदद करता है। थायरॉक्सिन बनाने में मदद करता है, बनाने में मदद करता है। आ गया समझ में? यह थायरॉक्सिन बनाने में क्या करता है? मदद। और यही नहीं, थायराइड को उत्तेजित करता है। यह किसको उत्तेजित करता है? थायराइड को उत्तेजित करता है। थायराइड को उत्तेजित करता है। भैया थायराइड उत्तेजित नहीं होगा तो बीपी कंट्रोल होगा आपका? फिर तो आपको गला उला सब बढ़िया जाएगा। यानी कि थायराइड ग्लैंड को भी कौन नियंत्रित कर रहा है? TSH, जो कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। यानी कि इसका पूरा कौन निकाल रहा है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर हो गया? तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करने ही की वजह से इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। क्योंकि ये मास्टर है, क्योंकि यही सब बॉडी को देख रहा है। देखिए तो पहला बॉडी को देख लिया कि नहीं देख लिया? देखा कि नहीं देखा? अब देखिए ध्यान से दूसरा में जाइएगा तो एक और हार्मोन निकलेगा जिसका नाम है STH। क्या नाम है? STH, सेमेटोट्रॉफिक हार्मोन। इसका नाम है सेमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन। क्या नाम है? सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। समझ में आ रही है बात? बाबू रे, ये हार्मोन को बढ़िया से समझ लीजिए। ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये किसको नियंत्रित करता है? वृद्धि को। ये किसको नियंत्रित करता है? वृद्धि को। ये वृद्धि नियंत्रित करता है, समझे? और वृद्धि जो ये जब हार्मोन आवश्यकता से अधिक निकलेगा, आवश्यकता से अधिक निकलेगा तो आपकी वृद्धि आवश्यकता से अत्यधिक हो जाएगी और आप बन जाइएगा महाराज खल्ली, आप बन जाइएगा भीम, आप बन जाइएगा क्या चीज है ना? भीम के बेटा का क्या नाम था जी? हमको भी एकदम भूल रहे हैं, अभी पढ़ा रहे थे कहाँ। मतलब बहुत विशाल आपका शरीर हो जाएगा। आपका शरीर का कैसा हो जाएगा? विशाल। आपका शरीर कैसा हो जाएगा? विशाल। कब? जब STH नामक हार्मोन आवश्यकता से अधिक निकलेगा
तो कभी कभी देखते हैं किसी आदमी को, देखते कि बाप रे इतना लंबा चौड़ा, तो समझ लीजिए कि इस प्यूटरी ग्लैंड से एसटीएच हार्मोन ज्यादा निकला है। क्या हुआ है? ज्यादा निकला है ना। तो ये अगर ज्यादा निकला बाबू रे, ये अगर ज्यादा, तो ज्यादा निकलेगा तो जाइनेटिज्म नामक बीमारी होगी। जाइनेटिज्म, और जाइनेटिज्म बोले तो क्या चीज है ना? भीमकायत्व की बीमारी। भीमकायत्व, भीम जैसन काया होगा। कैसा काया होगा? भीम जैसा। अलबत्ते लगेगा, ना जूता मिलेगा, ना चप्पल मिलेगा, ना रेडीमेड जींस मिलेगा, ना रेडीमेड शर्ट मिलेगा, सिलवाना पड़ेगा समयाना, है कि नहीं? घटोत्कच नाम था भीम के बेटा का। क्या नाम था? घटोत्कच। देखते थे कैसे कहता था, हा हा हा। कुंभकर्ण देखे हैं? कुंभकर्ण, कुंभकर्ण कैसा था? ऐसे ऐसे चलता था, विशाल था, विशाल, हा हा करता था। तो कहा था उसमें, यही बढ़ गया था ज्यादा, उसको याद रखिएगा। एसटीएच की मात्रा आवश्यकता से अत्यधिक हो गई थी। तो कौन सा बीमारी हो गया? जाइनेटिज, मैंने भीमकायत्व तो बीमारी। भीम जैसा लंबा ना देखते हम के, कभी कभी कोई आता 7 फीट के आदमी आता, हम लोग देखते हैं बांस में कहा बांधल है। भीमकायत्व तो बीमारी है। समझ में आ गई बात? और अगर इसकी कमी हो गई, तो इसकी कमी तो एक और बीमारी देगा, बौना हो जाइएगा, बौनापन की बीमारी। कैसा? बौनापन की बीमारी, ठेंगा जैसा। चलिएगा, आ रहा समझ में? कैसा? बौना। मालूम चल रहा है ना कि बैगन के पौधा में भी सीढ़ी लगावे पड़ रहा है उसको। बौना देखे कि नहीं? बौना 1 फीट के रहता है कि नहीं रहता है? देखे हैं? देखिए एसटीएच हार्मोन अभी लड़कियों में बहुत कम स्रावित होता है, ध्यान में रखिएगा। देखते लड़कियां धीरे धीरे साइज में छोटी होती जा रही है। समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये जो हार्मोन है जितना निकलना चाहिए वो नहीं निकल पा रहा है। जैसे एक व्यक्ति का देखे तो बिट्टू सर 6 फीट की हाइट है कि नहीं? माने एकदम एसटीएच कंट्रोल में है। तो एसटीएच अगर कंट्रोल में है, एकदम आवश्यकता से न ज्यादा, आवश्यकता से न कम, तो 6 फीट की हाइट सॉलिड एकदम, है कि नहीं? अगर इससे ज्यादा बड़ा होते तो खराब लगते, छोटा होते तब भी खराब लगते। और अब देखिए तो कोई बोलते ही रे है ना। माने ये एसटीएच हार्मोन बहुत अच्छा निकला हुआ है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आदमी माने आवश्यकता भर कंट्रोल में है। तो आपके शरीर में जो वृद्धि को नियंत्रित कौन करता है? तो एसटीएच। और यही ना नियंत्रण और समय में पढ़ना था। तो प्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब तीसरा बात समझ लीजिए, एक और जो निकलता है हार्मोन इससे, उसका नाम है एलटीएच। क्या नाम है? एलटीएच, लैक्टोजेनिक हार्मोन। क्या नाम है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन। डॉक्टर को देखे लिखते हुए? डॉक्टर को देखे लिखते हुए? देखिए डॉक्टर कब बनता है? जब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, तब ना डॉक्टर बनिएगा। तो भैया डॉक्टर अगर गलती लिख दे तो बड़ा शिकायत की बात है। तो डॉक्टर साहब कहे कि अरे शिकायत की बात है ना, तो हम डॉक्टर हैं। अच्छा अच्छा, अब स्पेलिंग भुला गया तो क्या करे? पहिल का लाइन खूब बढ़िया लिख दिए, बाकी में जय श्री राम लिखा गया, है कि नहीं? समझित रहो, है ना, समझते रहो। उसकी भाषा कौन समझता है? दवाई वाला दुकान वाला खूब समझेगा, धड़ाक धड़ाक। दवाइया दुकानिया से पूछे क्या लिखे है, कौची लिखल है? तो लिखे हैं हम तो लूट लिए सनम, तुम भी लूट लो इसको। समझेगी नहीं? तो डॉक्टर से चलता है। तो ये लैक्टोजेनिक हार्मोन, कौन सा हार्मोन? लैक्टोजेनिक। ये दूध का निर्माण करता है। हमको दूध का क्या काम है भैया? आपको नहीं पता है? तो जब आपका जन्म होता है तो माँ के स्तन में दूध आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो माँ के स्तन में अगर दूध कहाँ से आएगा? तो जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के साथ स्तन में, माँ के स्तन में दूध बनने की जो शुरू प्रक्रिया होती है वह इसी हार्मोन से होता है, एलटीएच, लैक्टोजेनिक हार्मोन की वजह से। अगर लैक्टोजेनिक हार्मोन जिन स्त्रियों में प्रवाहित नहीं होता है
तो वैसी स्त्रियां बच्चे के जन्मने के बाद दूध बच्चों को नहीं पिला सकती है, दूध उसका बनता ही नहीं है। तो दवाई लिख देता है डॉक्टर LTH हार्मोन को बढ़ाने के लिए, और वो बढ़ता है तो माँ के स्तन में धीरे धीरे क्या आ जाता है, दूध आ जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो और देखिए बच्चों को किसका दूध पीना बहुत जरूरी है, माँ का दूध। कम से कम साल भर 6 महीना तो बहुत जरूरी है भैया, समझे कि नहीं। माँ का दूध बहुत जरूरी है। देखते हैं लड़िया होता तो कैसे कहता करे जब मैया का दूध पीले से आओ, बोलता है कि नहीं, जब माई के दूध पीले वही आएगा ना, हम तो बोतल के दूध पीले हैं, हम नहीं जाएंगे। टोनवन में क्या करती है स्त्री लोग, ज्यादा दूध नहीं पिलाती है बच्चों को। कौन सा दूध पिला देती है, बोतल ढार, बोतल में दूध लिया कोई रहता था। जब बोतल का दूध पिएगा बहादुर होगा, बोतल के दूध पीने वाला बोतले बनेगा। इसलिए जिंदगी में जरूरी है माँ का दूध। और माँ का दूध कैसे बनता है, किस हार्मोन से, LTH से। और जहां कोई माई का दूध पीले रहता है तो क्या करता है कि आओ, तो ललकारा है कि माई के जो दूध पी लेता है, आओ तो 32 दांत खा के बिक देते हैं, समझे कि नहीं। तो 32 दांत खाने की शक्ति किसके पास है, जो माँ के कलेजा से दूध पिया हो, माँ के स्तन से दूध पिया हो, वो कर सकता है। समझ में आ गई बात। बोतल वाला में ताकत है, बोतल तो बोतले हो गया, उसका एक क्या चीज है ना, हम तो बोतल से दूध पिए। अच्छा तू बोतले है, बोतले है, समझे कि नहीं, बोतल है भैया। वैसे बच्चे का बुद्धि भी कमजोर होता है। माँ का दूध पीजिए, माँ का दूध, याद रखिए। दूध का निर्माण होता है, देखिए स्तन जो होती है महिलाओं का, जो स्तन होता है वो दूध के लिए बनता है, बच्चों के दूध को पिलाने के लिए बनता है। आप देखिए गाय में जो स्तन होता है वही दूध ये होता है, वो अपने बछड़ों को पिलाने के लिए, अपने बच्चियों को पिलाने के लिए, है ना, वो दूध निकालती है। भले उसका दूध हम लोग चुरा चुरा के पी जाए, अलग मैटर है ना। हम लोग तो चुराई में थोड़ी करते, डकैती कर देते हैं, है कि नहीं। जैसे होता क्या है, इसमें से देखिए दूध के निर्माण में एक हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। इसी हार्मोन को क्या कहते हैं, एक और नाम से इसको हम लोग जानते हैं, दूध के निर्माण जो होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका दो नाम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन कहिए या इसी को कहिए, है ना, लैक्टोजेनिक हार्मोन। दोनों अगर पूछेगा तो उसका काम है दूध का ही निर्माण करना, ठीक है ना। तो याद रखिए हम लोग जो देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, माँ का दूध बहुत जरूरी है। लोग कहता है कि गाय को आप माता क्यों कहते हैं, तो जिस तरह से माँ को अपने बच्चों का दूध चाहिए, वही गाय उस बच्चे को जब दूध पिलाता है तो क्या वो हमारी माँ नहीं है क्या, माँ है ना। इसलिए हम लोग गाय को भी माँ कहते हैं। बच्चों को गाय का दूध और माँ का दूध बहुत जरूरी है। तो जो माँ के जैसा दूध पिलाए उसको तो हम कहेंगे। भैंस का दूध क्या पिएंगे भाई, भैंस का दूध का हमको लठई तो बनना है ना। तो याद रखिएगा दूध का निर्माण, जब गाय का दूध और माँ का दूध जब बच्चा पीता है उसका बुद्धि भी बहुत तेज होता है, याद रखिएगा। तो माँ के स्तन में दूध जो उतरता है वह किस हार्मोन की वजह से होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, या इसी को कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की ही वजह से। बाकी जो है स्तन का कोई काम नहीं है ना। अब देख लीजिए अगला चौथा, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, ये हार्मोन अब बंद, ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखिए ये किसके लिए था पता है, जिस माँ के स्तन से दूध का स्राव बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो चूंकि बच्चा क्या पिएगा, दूध पिएगा, और माँ के शरीर से दूध बाहर नहीं निकल रहा है, तब उसको एक सुई लगाया जाता था जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन का सुई होता है, इसकी अल्प मात्रा दे करके बच्चों को माँ का दूध आसानी से निकल जाए, आसानी से बच्चा पी ले, बिना भार के पी ले, इसके लिए एक हार्मोन निकलना जरूरी है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन इसका हम लोग मानव है ना, हम लोग बहुत सभी चीजों का गलत फायदा उठाते हैं। ये बना था हार्मोन इसलिए ताकि माँ अपने बच्चों को आसानी से दूध उतार सके, उसके मुंह में पिला सके, है कि नहीं। बच्चा दूध नहीं खींच पा रहा है तो आसानी से वो निकल जाए दूध। लेकिन हम लोग इतना अत्याचारी व्यक्ति है कि इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगे। ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल
जो है ना हम लोग गाय जानवरों पर करने लगे, और वो जो स्तन में जो दूध छुपा करके रखती है अपने बच्चों के लिए, हम लोग ऑक्सीटॉक्सिन दे करके है ना उस दूध को पतला बना करके बाहर निकलवा देते हैं। वो चाह करके भी दूध को अंदर नहीं रख पाती है, और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की वजह से आसानी से दूध बाहर निकल जाता है कि नहीं। बछड़ों को हम लोग पीने नहीं देते हैं, बाछियों को हम लोग पीने नहीं देते हैं, जल्दी से उसको हटा देते हैं और पूरा दूध हम लोग आसानी से गार लेते हैं ऑक्सीटॉक्सिन का सुई दे करके, ताकि आसानी से गरा जाए, आसानी से क्या हो जाए, गरा जाए। क्लियर हो गया? तो ऑक्सीटॉक्सिन क्या होता है, दूध को स्रावित करने के लिए, दूध को आसानी से स्रावित करने के लिए, आसानी से स्रावित करने के लिए, स्रावित करने के लिए है ना इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है। देखिए एक चीज और है, इस्तेमाल होता है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका गलत इस्तेमाल हम लोग करते हैं कैसे, देखिए आजकल देखिएगा बहुत सारे ऐसे दरिंदे हैं हमारे समाज में जो छोटी बच्चियों को क्या करते हैं, अपहरण कर लेते हैं है ना, और उनको बाजारों में बेच देते हैं, और ऑक्सीटॉक्सिन का सुई दे करके है ना उनको क्या कहते हैं, जल्दी से उनके शरीर की वृद्धि करवा देते हैं, उनके स्तन की वृद्धि करवा देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये लड़कियां जो अपहरण होकर के जाती हैं वो आसानी से बाजारों में बिक जाती हैं। ऐसे दरिंदों को कभी भगवान माफ नहीं करेंगे, है ना। और याद रखिएगा ये बहुत, इसका भी इस्तेमाल अब इसका बंद हो गया है, भगवान करे कि बंदे हो जाए तो ठीक है ना। और ये कानूनन जुर्म है ऑक्सीटॉक्सिन का सुई देना किसी को भी, ठीक है ना, आप नहीं दे सकते हैं। हार्मोन ये आया था भैया कि उन महिलाओं को जिनको बच्चे का दूध आसानी से नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिए ये सुई दवा चल सकता था, लेकिन इसका लोग गलत इस्तेमाल करके जो है गलत कामों में इसका यूज करने लगते हैं। चलिए यहाँ हो गया। अब देखिए पांचवा जो हार्मोन इसमें से निकलता है उसको हम लोग कहते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन। क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये कहां से निकलता है, सभी सब कितना हार्मोन जो निकल रहा है सब कहां से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, मास्टर ग्लैंड से, पीयूष ग्रंथि से। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि ही कहा जाता है। क्लियर हो गया, वेसोप्रेसिन। और ये क्या है भाई, तो इसका काम है पेशाब की सांद्रता को बनाए रखना, पेशाब की सांद्रता, पेशाब की सांद्रता को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित। पेशाब की सांद्रता को क्या करता है, नियंत्रित। यह पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है। अगर यह हार्मोन ज्यादा निकला तो क्या होगा, अगर यह हार्मोन आवश्यकता से अत्यधिक निकलेगा तो इस हार्मोन की ज्यादा निकलाहट से क्या होगा कि आपका पेशाब गाढ़ा हो जाएगा, आपका पेशाब क्या हो जाएगा, गाढ़ा। और गाढ़ा जैसी होगा तो जलन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, जलन। समझ में आ रही है बात, आपके पेशाब में क्या पैदा होगा, जलन पैदा होगा। इसकी आवश्यकता से अत्यधिक मात्रा से क्या हो जाता है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है, और क्या होता है, जलन देता है, यानी कि आपके अंग भी खराब हो सकते हैं। इसलिए वैसोप्रेसिन हार्मोन की मात्रा आवश्यकता से अत्यधिक नहीं होना चाहिए। अगर यह कम मात्रा में निकला, वेसोप्रेसिन की मात्रा आवश्यकता से अत्यधिक कम हो गई, तब क्या हो सकता है, तो ये जो पेशाब है वह पतला हो जाएगा। पेशाब क्या हो जाएगा, पतला। और जब पेशाब पतला होगा तो आवश्यकता से अधिक पानी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, पूरा पानी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो पानी जब पेशाब मने के रूप में पानी सब शरीर से बाहर निकल जाएगा तो आपके शरीर में पानी की तुरंत कमी हो जाएगी। तो इसकी मात्रा ना आवश्यकता से ज्यादा निकलना चाहिए, ना आवश्यकता से कम निकलना चाहिए। यानी कि इसकी भी मात्रा, हमारे शरीर में हार्मोन की भी मात्रा संतुलित होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? और अगर आप पढ़ लिए तो आपका ये हार्मोन का चैप्टर समाप्त हो गया, और पूरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आपके बीच में लेकर के आएंगे वह होगा रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन, जो आप बढ़िया से पढ़िएगा। एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा। कोशिश हमारी होगी कि हर बच्चा इस बात को समझिए और जानिएगा बहुत अच्छे ढंग से। अब अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बिट्टू सर का प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।